मेरा नाम राजेश गुप्ता है। जैसा कि मेरा परिचय आप लोगों ने सुन ही लिया, अंकल जी ने भी बताया और सक्सेना साहब जी ने भी बताया। बाय प्रोफेशन तो मैं बैकग्राउंड से जो है आईटी प्रोफेशनल का काम कर रहा था, लेकिन जब से जिस तरीके से साइबर क्राइम पूरी दुनिया में एक्टिवेटेड मोड में जो है, जब लोगों पे गाड़ी कमाइयों को जब छीनने लगे, तो हम लोगों ने, मैं वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मैं काम करता था। क्रिमिनल्स को पकड़ने में उनका सहयोग करता था, जब इनके पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। अब जब से ये चीजें बहुत ज्यादा रूट लेवल पे, पहले ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी अलग तरीके के, लेकिन अब तो ये होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर ही साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तब से मेरा ये पैशन बन गया, और मैंने इस सोशल कॉज के लिए एजेंसीज के साथ काम करना एक अलग चीज है। मेरा मानना यह था कि अवेयरनेस ही किसी क्राइम को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि 90% क्राइम्स जो आ रहे हैं, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है ना? आ रही है सर। हाँ जी। तो 90% क्राइम जो है ना, अनअवेयरनेस की वजह से रहता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, और वो फिर बाद में एंड ऑफ द डे वो टेक्नोलॉजी से डरने लगते हैं कि ये टेक्नोलॉजी खराब है। क्योंकि अभी ग्लोबल सिस्टम चल रहा है, पेमेंट गेटवेज भी हमारे पास यूपीआई का ऑप्शन अवेलेबल है, नेट बैंकिंग है। तो लोग कई हद तक डर रहे हैं कि भाई हमने अपना सारा का सारा गाड़ी कमाई हमारी छिन ना जाए। क्योंकि फिर हम इस टॉपिक पे इसलिए भी बात कर रहे हैं कि क्योंकि आज की डेट में सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के तौर पे आपको अपना पूरा का पूरा, कि भाई हम पहले इनिशियल लेवल पे कि आप लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को ही क्यों फोकस करते हैं, साइबर क्राइम एग्जैक्टली क्या है, और उनकी मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है। अगर ये मोड ऑफ ऑपरेंडी अगर आपके साथ, अगर आपको पता होगा, तो आप शायद उस मोड ऑफ ऑपरेंडी की जानकारी होने की वजह से शायद बच सकते हैं। और अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी अगर कोई क्राइम आप लोगों या आपके अड़ोस पड़ोस में हो जाता है, तो उसके बाद किस तरीके से उसको आपको रिएक्ट करना है, और कैसे अपने पैसे तभी रिकवर पॉसिबिलिटी है। तो मैं एक मिनट का समय दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन? दिख रहा है। हाँ जी, हाँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा फोकस ये है कि अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आप सेफ रहेंगे। और किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स, देखिए दो चीजें हैं, ये टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम लोग, एक हैकिंग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, तो जैसा कि हम लोगों को लगता है कि चारों तरफ कि हैक करके वो हम लोगों के पैसे को चुरा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, और उस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अगर आप लोग पहचान जाएंगे तो वो क्राइम से आप बच सकते हैं। अगर वो 90% क्राइम्स आर साइकोलॉजिकल मेथड को यूज करते हैं, और 5 से 10% होता है जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अगर डिफरेंट टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं तो वो टारगेटेड क्राइम है, उसमें बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन 90 से 95% जो है वो साइकोलॉजी टेक्निक्स को यूज करके आप लोगों को विक्टिम बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इम्पोर्टेंस ऑफ द साइबर अवेयरनेस सीनियर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अवेयर रहेंगे, मैंने अपना पूरा का पूरा करीब 5 साल से जो है मैं सीनियर सिटीजन्स को और जो बच्चे हैं उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये साइबर क्राइम्स की मोड ऑफ ऑपरेंडी है। तो अगर आपके पास अवेयरनेस रहेगी तो डेफिनेटली आप
इस क्राइम से बच सकते हैं। और कुछ हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा जो फ्रॉड की मोड ऑफ ऑपरेंडी में किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी अभी सब लोग डर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बेसिकली एक टूल होता है। अब इस टूल का किस हाथ से यूज किया जा रहा है, इस बात पे माइंड सेट पे डिपेंड करता है। अगर वो क्रिमिनल मेंटेलिटी से यूज कर रहा है तो वो उससे मर्डर कर सकता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि एक नाइफ है, उस नाइफ के दो पर्पज हैं। एक उसका प्रोडक्टिव है और प्रॉपर यूज है, जिसमें आप फल काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं और प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर किसी क्रिमिनल मानसिकता के हाथ में आता है, माइंडसेट के साथ में आता है, तो वो इससे मर्डर कर सकता है। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी कभी खराब नहीं होती, ये एक माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि कौन उसको यूज कर रहा है। अब बात आती है क्राइम। तो क्राइम बहुत ब्रॉड वर्ड है। क्राइम, जब भी हम क्राइम के बारे में सोचते हैं और तो हमें पता चलता है कि हम लोग एक मर्डर की बात कर रहे हैं, किडनैपिंग है, रैंसमवेयर है, एक्सटॉर्शन है, आपका थेफ्ट है, गाड़ी थेफ्ट है। इस तरीके के हम लोगों के दिमाग में एक क्राइम के बारे में एक आइडिया था। फ्रॉड्स हैं, लेकिन अभी तक हमने ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो दूसरा क्राइम है, जिसको हम लोग साइबर क्राइम का नाम देते हैं, वो एग्जैक्टली क्या है। तो साइबर क्राइम होता क्या है, ये बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं है। बस ये पता चलता है हम लोगों को कि ये विक्टिम हो गया, इस तरीके से पैसे निकल गए, न्यूज़पेपर के अंदर आता है। और लेकिन एग्जैक्ट मोड ऑफ ऑपरेंडी की जानकारी हम लोगों को ना होने की वजह से हम लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर हमारे अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसा कि मैंने आप स्लाइड में आप देख रहे हैं कि साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है। बेसिकली साइबर क्राइम एक इलीगल एक्टिविटी है जिसके अंदर कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस, जो कि हमारे यहाँ डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग यूज करते हैं, लाइक मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, इनका यूज किया जाता है कि हमारे ये जो साइबर क्रिमिनल्स यूज करके हमारा डाटा को चोरी कर लेते हैं, हमें कुछ कानून को तोड़ के हम लोगों को उसके अंदर फंसा लेते हैं, हैकिंग कर लेते हैं, फिशिंग कर लेते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं। जो हमारी आइडेंटिटी होती हैं वो किसी मार्फत से, जैसे सपोज आपके हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, आपके डेबिट कार्ड नंबर्स हैं, आपका पैन नंबर है, कुछ इंफॉर्मेशन, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को यूज करके वो आगे से पहले तो आपसे कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में शामिल कराते हैं जिसके अंदर से ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कुछ डाटा थेफ्ट को वो परचेज करते हैं और कुछ हम लोग जो सोशल मीडिया पे का यूज करते हैं उन इंफॉर्मेशन को क्लब करके वो हमारे ऊपर इसलिए क्यों खतरनाक होता चला जा रहा है। अगर हम पहले 9 महीने की 2025 की अगर हम बात करें तो टोटल साइबर केसेस जो रिपोर्ट किए गए हैं 2025 के अंदर, उनकी फिगर बहुत डराने वाली है। वो करीब करीब 24 लाख केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं, जो पोर्टल्स पे रिपोर्ट हैं। और बाकी के छोटे मोटे होंगे शायद उनकी बात अभी चर्चा, जो लोग अभी तक एजेंसीज के पास नहीं पहुंचे हैं तो उनकी बात अब उनको छोड़ देते हैं। तो ये जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट चोरी हुआ है अभी तक, वो 4,245 करोड़ रुपए है, जो कि पब्लिक का है। तो आपको ये फिगर बता रही है कि ये आने वाला समय अवेयरनेस के बिगर कितना खतरनाक हो सकता है। अभी तक फॉर्चुनेटली हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इस फिगर में हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इसका पार्टिसिपेशन अगर हमारा भी होता तो हमारे लिए कितना खतरनाक पोजीशन होती हम सबके लिए। तो मेरा ये कहना है। अब बात आती है जिस टॉपिक का हम चर्चा कर रहे हैं आज, ये जो प्रेजेंटेशन आप लोगों के बीच में रखा गया है, व्हाई सीनियर सिटीजन्स आर स्पेशली टारगेटेड इन द साइबर क्राइम। ये एक बहुत बड़ा, मतलब देखिए साइबर क्रिमिनल्स जो है, ये स्क्रीन पे जैसा शो हो रहा है, तो मैं आपको एक एक को स्टडी आपको बताता हूँ कि क्यों आप लोगों को टारगेट किया जाता है और क्यों इजीली माना जाता है आप लोगों को और बच्चों को। जो छोटे बच्चे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और सीनियर सिटीजन टारगेट तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन एक जिनकी परसेंटेज के अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि सीनियर सिटीजन को स्पेशली बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसके अंदर पहला टॉपिक है लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। जैसा कि इसमें साफ साफ क्लियर कट है कि हम लोगों को, मतलब जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको बहुत कुछ डिजिटल लिटरेसी के बारे में जानकारी नहीं होती है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से वेल वर्स नहीं होते हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग ऐप, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, तो उसके अंदर वो फिशिंग ईमेल और फेक वेबसाइट एंड फ्रॉड कॉल्स के बीच में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता। लेकिन बैंक अकाउंट होता है उनके पास, मोबाइल ऐप होती है, उनको सिर्फ अपने पेमेंट से रिलेटेड चीजें पता होती हैं, लेकिन किस चीज की सिक्योरिटी में हमें क्या ध्यान रखना है वो जानकारी शायद उनको नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उस ट्रैप में इजीली फंस सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है ट्रस्टिंग नेचर। ट्रस्टिंग नेचर, हेलो, हाँ, ये वॉइस में डिस्टॉर्टेड आ रही है मेरी। ये SSG क्यों से आ रहा है फोन आवाज? हाँ जी। दूसरा है ट्रस्टिंग नेचर। तो होता क्या है कि जनरली जितने भी बड़े लोग होते हैं, इनका एक नेचर होता है, ये लोग पोलाइट भी होते हैं आप लोग, और इजीली किसी के मतलब अगर कोई ट्रस्टिंग नेचर के अंदर किसी वजह से अगर मान लीजिए किसी का फोन आता है तो आप इस पे बिलीव करते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हम लोग संतोष भाई जरा माइक म्यूट कर लें अपना। सीनियर सिटीजन्स की क्वालिटी होती है, वो विश्वास ज्यादा कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं, और उनकी एक रेस्पेक्ट होती है जो अथॉरिटीज के लिए, जैसे अगर मान लीजिए बैंक ऑफिसर्स बोल रहा है या मैं पुलिस से बोल रहा हूँ या गवर्नमेंट, तो एक रेस्पेक्ट के कारण और ट्रस्ट के कारण वो बहुत इजीली ट्रैपेबल होते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीनियर सिटीजन्स के अंदर, कि भाई उनके पास ये माना जाता है कि उन्होंने पूरी लाइफ में जो भी अर्निंग की होगी वो उनके पास स्टोर्ड होगा। जैसे रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हो गए, उनकी सेविंग्स होती है, वो कोई पेंशनर्स हैं तो वो पेंशनर्स के डिटेल्स भी कहीं ना कहीं से वो निकाल लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि हर रिटायरमेंट के बाद आदमी जो है अपनी फाइनेंशियल एसएस साहब अपने इसको मोबाइल को प्लीज आप अनम्यूट कर ले प्लीज। एसएस सर, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है भाई, बहुत ज्यादा आवाज आप में से आ रही है। एसएस साहब इसको प्लीज अनम्यूट करिए। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं जैसे मिस्टर एसएस? तो जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो अपना प्लान करके एक रिटायरमेंट इनकम के साथ वो अपनी चीजों को प्लान किया होता है, तो सारा कुछ डैशबोर्ड पे उन्हें क्लियर होता है कि उन्होंने पैसे फाइनेंस को मैनेज किया हुआ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं फील करते होंगे, जो मैंने कई केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशंस में शामिल होने के बाद पता चला है, सोशल आइसोलेशन। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि पूरी लाइफ में जैसे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो बाहर होते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी जो है कुछ ना कुछ काफी परसेंटेज में कम हो जाती है। तो अगर जो लोग सोशल आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनके साथ एक ये भी चीज रहती है कि वो इमोशनली उनको मैनिपुलेशन आराम से किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो एक ना कहीं एक बहुत बड़ी वनरेबिलिटी हो जाती है। अब अकेलेपन से अगर कोई बात करता है तो वो कॉन्फिडेंस अर्न करना पॉसिबिलिटी, मतलब क्रिमिनल्स के लिए बहुत आसान हो जाता है, जिसका वो बहुत अच्छी तरह से इस टेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर रहे हैं। जो साइबर क्राइम के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इस वनरेबिलिटी का वो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अगला है फियर एंड एंजाइटी टैक्टिक्स जो होती है। एक इस उम्र के बाद मतलब एक जो रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक सिचुएशन बहुत इजीली अगर क्रिएट करता है तो उसमें उनके लिए मतलब एक डर का माहौल बन जाता है। इसी तरीके से तो इसका यूज करके स्कैमर्स जो है कि आप जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि अगर आपके पास मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड, यू हैव ए पुलिस केस, इस तरीके की जब चीजें कही जाती हैं तो एक डर का माहौल क्रिएट करके वो लोग आप लोगों को रेस्पॉन्ड करा लेते हैं। हेल्थ रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन, आज की डेट में कई तरीके के हेल्थ इन्वेस्टमेंट कि भाई अगर इस तरीके का इंश्योरेंस मिल जाए आपको तो उससे आपको फायदा मिलेगा। ये इस तरीके की कुछ लालच वाली चीजें, ग्रीड वाली चीजें वो ऑफर करते हैं, जो कि इंसान को फंसाने में आसानी हो जाती है क्रिमिनल्स को। लेस लाइकली टू रिपोर्ट, दूसरा एक अगला एंगल है कि अगर जनरली स्कैमर्स अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा अमाउंट अगर क्राइम करके ले जाते हैं, तो जनरल प्रैक्टिस के अंदर सीनियर्स के पास कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट ना होने की वजह से, फैमिली सपोर्ट का गैप होने की वजह से बहुत हद तक वो उसको इग्नोर कर देते हैं। छोटा मोटा अमाउंट होता है तो उसको इग्नोर ही करते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होता।
और उनको जैसे कि हमारी एक जनरल प्रैक्टिस है कि भाई पुलिस के पास जाएंगे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन रहेगा, तो एक ये जो डर का माहौल रहता है वो भी एक चीजें रहती हैं। एक है आउटडेटेड डिवाइसेस, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है आउटडेटेड डिवाइसेस। आउटडेटेड डिवाइसेस से क्या रहता है कि जो हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं या जो भी चीजें टेक्नोलॉजी अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर जब भी हमेशा लेटेस्ट पैचेस जो होते हैं वो हम लोग अपडेट नहीं करते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो ओल्ड उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके वो वनरेबल हो जाता है। उस वनरेबिलिटी के कारण ये कॉम्प्लिकेशन एक सबके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आप उसको मतलब इजीली वनरेबिलिटीज जो है, जो मालवेयर अटैक्स होते हैं, स्पाईवेयर अटैक होते हैं, वो इजीली जो है उसके ऊपर अटैक कर पाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो है वो यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स। तो साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होती क्या है? जैसे कि मैंने बताया, एक फियर, इजी है, एक डरा दिया, योर बैंक अकाउंट विल बी फ्रोजन। अब ये अगर किसी को पता चलेगा कि भाई सारा मेरा पैसा फ्रीज हो रहा है और वो ब्लॉक हो रहा है, तो वो घबरा जाएगा और वो बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा। एक अर्जेंसी, यू हैव 10 मिनट्स टू एक्ट। अगर उनके पास कोई मैसेज आता है कि आपके पास 10 मिनट में ये चीज होने वाली है, तो आप घबरा जाएंगे। इसी तरीके से ग्रीड, यू हैव वन लॉटरी। अब ये एक ऐसी चीज है कि अगर मान लीजिए आपको पता चलता है कि जी आपकी लॉटरी लगी है, तो आपको लगेगा कि साहब मेरा तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने अगर लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा है तो लॉटरी लगेगी कहाँ से। अगला पॉइंट है ट्रस्ट। आई एम कॉलिंग फ्रॉम द बैंक एंड पुलिस एंड रिलेटिव्स। तो इस बात पे अगर मान लीजिए, अभी तो जो आने वाला समय है वो और खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एआई से वॉइस जनरेशन और फेस जनरेशन भी उसमें शामिल हो गया है, तो वो और ज्यादा खतरनाक पोजीशन होती जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि इसके अंदर भी ये जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बहुत जल्दी बिलीव होने की वजह से भी, तो हम आगे अपने इस केस जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से, जिससे आप ये सब चीजों से बच सकते हैं। फिर होता है कंफ्यूजन, यूजिंग द कॉम्प्लेक्स फेक टेक्निकल टर्म्स। कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ लॉ टर्म्स इस तरीके के वो लोग यूज करते हैं जिससे आपको लगता है कि शायद अरे ये क्या, मतलब वो टेक्निकली आपको नहीं पता होने की वजह से कुछ ऐसी लीगल टर्म्स, डिजिटल अरेस्ट कोई इंडियन लॉ में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी कोई डिजिटल अरेस्ट वर्ड नहीं है। और इतना पुलिस जो है और गवर्नमेंट एजेंसीज इसका चारों तरफ पब्लिसिटी कर रहे हैं। इवन अगर आपको सबको याद होगा, आप लोग सब फोन यूज करते हैं, तो डिजिटल अरेस्ट के नाम से एक अमिताभ बच्चन की वॉइस जो है, कॉलिंग जो है, जब आप फोन करते थे तो आपको सुनाई जाती थी। इसके बावजूद, मतलब इतने ग्राउंड लेवल पे भी ये सब चीजें बताई गई, उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता कि डेली जो है डिजिटल अरेस्ट के केसेस आ रहे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोग जो सरकार अवेयरनेस ड्राइव दे रही है उसको हम सीरियसली ले नहीं रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग फंसते नहीं हैं तब तक हम लोगों को ये चीजों को नॉलेज होती नहीं है। इसी तरीके से है, अब हम लोग कॉमन फ्रॉड टारगेटिंग सीनियर्स, जनरली किस तरीके के फ्रॉड्स में टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि एक ओटीपी फ्रॉड होता है, फेक ईमेल्स होती हैं, फेक जॉब होती है, फेक लॉटरी स्कैम होते हैं, फेक बैंक पुलिस कॉल्स डिजिटल अरेस्ट होता है, केवाईसी ब्लॉक स्कैम्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड पेंशन फ्रॉड्स होता है, फेक एफडीज होती हैं और सेक्सटॉर्शन होता है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि ये जो सेक्सटॉर्शन वर्ड है, अभी करीब 1 साल पहले अहमदाबाद के एक 69 ईयर ओल्ड बुजुर्ग के साथ ये सेक्सटॉर्शन में था। उनके पास एक वीडियो कॉल आता है और वो व्हाट्सएप कॉल होता है। वो व्हाट्सएप कॉल उठाते हैं, वहाँ से दूसरी तरफ से कुछ एक लेडी कुछ अनएथिक सीन क्रिएट करती है। ये सारा सिनेरियो 10 से 15 सेकंड का होता है। वो जब तक उनके समझ में आता है वो कॉल काट देते हैं। कॉल काटने के बाद उनको रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाता है जिसमें उनका फेस दिख रहा है और वो डर जाते हैं। और स्टार्टिंग में उनको 5 से 10 हजार रुपये का ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन आप सोच नहीं पाएंगे कि अल्टीमेटली ये 5 से 10 हजार रुपये का ब्लैकमेल, जब वो 2.69 CR 2 करोड़ 69 लाख रुपए
जब वो क्रिमिनल्स को दे चुके होते हैं तब वो जाके पुलिस को अप्रोच करते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये अमाउंट कितना खतरनाक और किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि फेक लिंक, फेक ईमेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, मैंने एक मेल दिखाया है। ये मेल्स इवन मुझे ही आए हुए हैं। तो ये डे टू डे एक्टिविटी में ये सबको कनेक्ट करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक दिख रहा है कि आईसीआईसी बैंक ने ये मेल भेजी है, ठीक है ना। उसके अंदर एक ई पेमेंट का है, वी हैव इनिशिएट द पेमेंट ऑफ 50,790 रुपीज, ठीक है, थ्रू द पेमेंट रेफरेंस, वो सब दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक जिप फाइल दी हुई है। अगर आप इसको क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं तो आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल में करते हैं तो ये मोबाइल हैक हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए हमारा कोई रेफरेंस नहीं है, किसी तरीके की पेमेंट नहीं आनी है, तो इस तरीके की जो फेक मेल्स हैं इनको इग्नोर कीजिए आप। अगर आप, जैसे कि आप इसमें दो चीजें हैं, एक अटैचमेंट दिया हुआ है और एक टेक्स्ट दिया हुआ है। आपको खुद ही पता है कि मेरा यहाँ से कोई पेमेंट नहीं आना था, कोलकाता रेस्पॉन्स ग्रुप से कुछ पेमेंट ही नहीं आ रहा था, तो आपको उसमें नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ ये शायद पेमेंट एडवाइस है तो मैं आपको उसको क्लिक कर लूँ, नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। और फिर आगे अगर कोई बड़ा क्राइम करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि फेक ईमेल्स आती हैं। इसी तरीके से फेक मैसेज भी आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ SBI, जैसे पहला मैसेज लिखा हुआ है SBI योर अकाउंट विल बी होल्ड सम टुडे, लेकिन दूसरा मैसेज है डियर HDFC यूजर योर HDFC नेट बैंकिंग विल बी ब्लॉक टुडे, डियर HDFC मेंबर। तो ये मल्टीपल जो लिंक्स आपके पास नीचे, इनको क्लिक करने के लिए कह रहे हैं कि लिंक कीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए और पैन नंबर अपडेट कीजिए। इसके अंदर भी पैन बंद हो नंबर, गई है, क्षमा करिए सर, स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई है। अच्छा, नहीं नहीं आ रही है, स्क्रीन तो आ रही है, आ तो रहा है, बराबर आ रहा है। आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। सब पे आ रही है। कंटिन्यू करूँ? स्क्रीन में सर आपकी फोटो आ रही है सर। नहीं सर, स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपर नहीं है ये actually। पूरा आ रहा है। हाँ, स्क्रीन में आपकी फोटो आ रही है सर, स्क्रीन की जगह आपकी फोटो आ रही है सर। तो आपकी आप फोटो चेक करें, वहां से हो रहा है, वो छोटी सी विंडो में आ रहा है। नहीं नहीं क्लियर आ रहा है। स्क्रीन पे समथिंग पूरा डिटेल रॉन्ग है। नहीं, मतलब सबको नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब मैं ये समझना सबको नहीं आ रहा है, हम लोग को भी नहीं आ रहा है। नहीं बिल्कुल ऐसा सुन लीजिए। एक्चुअली गलती ये हो गया कि अब जहाँ स्क्रीन आता था वहाँ आपका फोटो आना शुरू हो गया, फोटो की जगह पर स्क्रीन आना शुरू, उल्टा हो गया है, उसको सही कर लीजिए। कोई गलती नहीं, उल्टा हो गया है। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैंने चेक करने की कोशिश की है। पिन कर दिया है अपने आप को, आपने शायद पिन एक कर मिनट दिया जरा है। होल्ड करिए। आपका जो वीडियो है वो दोनों जगह आ रहा है। हाँ, इसकी स्क्रीन बहुत छोटा हो जाता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो नहीं, मैंने अभी आपका वीडियो दोनों जगह आ रहा है, स्क्रीन शेयरिंग में भी और नॉर्मल में भी। हाँ। ये बात तो है, दोनों जगह आ रहा है। एक्चुअली 3 स्क्रीन आ रहे हैं। एक प्रिंट सेकंड, किया आपने। हाँ, इसको रीअरेंज कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछने वाला भी आ रहा है वैसे। नेक्स्ट मैं एक सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर दोबारा शुरू करता हूँ और मैं उस पोजीशन yes, sir, ठीक है। जी सर। जी हाँ, ऐसा ही कर लो।
मेरे ख्याल में शुरू करें सर, आप आवाज तो सबको सुनाई दे रही है सर। हाँ नहीं, एक सेकंड में वो प्रेजेंटेशन वो जब तक नहीं आएगा ना सर, तो आपको लिंक में वो दिक्कत रहेगा। 1 सेकंड का टाइम दे मेरे को बस अब, क्योंकि मेरे को वो क्लोज करना पड़ता है ना स्क्रीन को। सर क्या आप 2 अलग-अलग डिवाइसेस से लॉगिन किए हुए हैं? नहीं, मेरा तो एक ही डिवाइस से लॉगिन है सर। अच्छा। अमिताभ सर, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, कर रहा हूँ सर। बस हमको पूर्ण विश्वास था, इसलिए मैं आप ही के भरोसे बैठा हूँ। नहीं सर। और ये आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, हालांकि आप मेरे बहुत छोटे भाई की बराबर है, आप हर बार रिकॉर्डिंग किया करिए। जी सर। अच्छा बीएन पांडे जी, बीच में ये टॉपिक ना स्टार्ट करें तो चलने दीजिए ये टॉपिक। आया सर, स्क्रीन आया क्या? नहीं, अभी नहीं सर, नहीं आ रहा। अभी जस्ट करता सर। डबल फोटो दिखाई दे रहे हैं सर आप लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे सर तो शायद ठीक हो जाएगा। हाँ, लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन और नए सिरे से करें। नहीं, अभी स्क्रीन आया आपको फ्रॉड मैसेजेस वाला? हाँ, अब आ गया, अब स्क्रीन है, अब आ गया। अब आ गया आ गया। फ्रॉड मैसेज आ गया। ठीक है सर। तो जैसा कि हम लोग थे, जैसे कि मैंने था हम लोग के, अगर पहले मैंने ईमेल का बताया, इसी तरीके से फ्रॉड मैसेजेस भी आते हैं, और फ्रॉड मैसेज के अंदर ये लोग आपको एक सस्पिशियस लिंक क्लिक कराते हैं। मैसेज आपको क्लियर कट है कि आपको मतलब पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, आपको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आपके अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको नोट करनी होगी कि कोई भी बैंक या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपको पर्सनल नंबर, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं कि एक नंबर लिखा हुआ है, पर्सनल नंबर से कभी भी कॉल या मैसेज नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये मैसेजेस पर्सनल नंबर से हैं, इसलिए ये फ्रॉडस्टर द्वारा भेजे गए हैं। ये पहला पॉइंट है रिकॉग्नाइज करने का। दूसरा, कभी भी केवाईसी पर्सनल नंबर से क्या मतलब? पर्सनल नंबर नहीं समझ पाए आप ये देखिए, कोई भी नंबर 10 डिजिट के नंबर से कभी भी कोई भी बैंक, अगर बैंक को करना होगा तो उसमें लिखा होगा एसबीआई लिखा होगा या एचडीएफसी बैंक लिखा होगा। लेकिन इसमें आप मैसेजेस के ऊपर देख रहे हैं कि एक फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है। फोन नंबर मतलब 10 डिजिट के नंबर से कभी भी कोई भी बैंक, कोई भी एजेंसी आपको कोई भी इस तरीके का मैसेज ऑफिशियली नहीं करती है। फोन नंबर नहीं चाहिए। फोन नंबर 10 डिजिट के नंबर से अगर कोई भी मैसेज आ रहा है तो प्लीज इस तरीके के लिंक को कभी भी क्लिक मत कीजिएगा। ये साइबर अटैक है। ये क्रिमिनल आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, आपके मोबाइल को हैक करने के लिए ये चीजें करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आज की डेट में .apk फाइल्स भेजी जाती हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर आपको दिख रहा है RTO चालान .apk फाइल है। ये बेसिकली एक क्रिमिनल द्वारा भेजी गई एक APK फाइल होता है, ये जो कि हम लोगों के प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम भेजे जाते हैं। इससे पहले कुछ लोग शादी के कार्ड के साथ भी भेज सकते हैं, ये इनके नाम डिफरेंट होंगे। जैसे ये RTO चालान, अभी थोड़े टाइम पहले लोक अदालत लगी थी, इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोक अदालत लगी थी ट्रैफिक चालान को खत्म करने के लिए, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाते हुए आपको ये जानकारी लेने के लिए पहले एक मैसेज भेजते हैं कि आप अपने सारे पूरे हिंदुस्तान में आपके ऊपर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है, उसको देखने के लिए ये एक फ्लायर भेजते हैं। उसके साथ फिर इस तरीके से एक क्रिमिनल APK फाइल भेजते हैं। जैसे ही ये फाइल आप क्लिक करेंगे, ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेगा और एक सॉफ्टवेयर पार्ट डाउनलोड होके आपके मोबाइल के कंट्रोल को अपने पास ले लेगा, जिसके साथ वो कंट्रोल में जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो आपके कॉल लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स और आपके SMS, ये सारा पढ़ना शुरू कर देते हैं इन ऐप। ये जो APK फाइल है, अगर आप इसको
क्लिक कर देंगे तो ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, और मोबाइल में इंस्टॉल होके ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और आपकी इवन गैलरी, तो जब गैलरी को आप लोगों के, अगर मान लीजिए किसी भी के गैलरी को अगर कनेक्ट कर लिया, तो आने वाले समय में अगर किसी ने, जैसे कि आज की डेट में यूथ के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग कुछ पर्सनल फोटोज, बच्चे कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे जो है कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स और न्यू कपल्स इस तरीके के फोटोग्राफ्स अपने रख लेते हैं मोबाइल में कि ये सिक्योर है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि अगर मान लीजिए इस तरीके का अगर अटैक अगर उनके पास हो जाता है, तो वो क्या करते हैं क्रिमिनल्स की, उन गैलरी से वो फोटोज को निकाल के स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद फिर जब वो ब्लैकमेल करते हैं तो उन्हें कुछ भी बड़ा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो पैसे मांगते हैं विक्टिम वो पैसा उनके अकाउंट्स में अपने आप ही डिपॉजिट कराते हैं, तो इसे ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन भी बोलते हैं। तो इस तरीके की चीजों से हमें बचना पड़ेगा, और ये जो भी कोई किसी भी रेफरेंस में, और हाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि ये तो जैसे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारा अननोन नंबर है। कई बार क्या होता है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे एसएन गुप्ता जी का मोबाइल हैक हो गया, और हैक करने के बाद क्रिमिनल्स इनके साथ तो खेलते ही हैं, साथ में वो उनके व्हाट्सएप को हैक करके जो भी उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे वो इस तरीके के मैसेजेस को आगे पास ऑन कर देते हैं। आपको लगेगा कि अरे गुप्ता जी ने भेजा है तो कुछ जेन्युइन चीज ही होगी, इसमें मैं क्लिक करके देख लेता हूँ, और वहीं आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप ये लगाइए कि अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मान लीजिए 1000-1500 लोग हैं, और उन 1000-1500 लोगों में से अगर 500 लोगों ने भी क्लिक कर लिया, और फिर उसके बाद आगे भी इस तरीके से एक चेन बन गई, तो साइबर क्रिमिनल्स किस तरीके से इस तरीके के जाल को बिछाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी किसी भी रेफरेंस में और किसी भी जानकार के नंबर से आ रहा है, तो आपको वो किसी भी रेफरेंस में, चाहे वो शादी का कार्ड के रूप में भेज रहे हैं या किसी संदेश के रूप में भेज रहे हैं, और साथ में कुछ अट्रैक्टिव चीज भेज रहे हैं, और उसके साथ एपीके फाइल अगर भेज रहे हैं, तो आप वो मैसेज भले ही पढ़ लीजिए, लेकिन एपीके फाइल मत खोलिए। और अगर एपीके फाइल आ रही है तो आप उसको फोन करके, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट फोन से कंफर्म करें, उनके फोन करके बिल्कुल कंफर्म कीजिए आप, ताकि आपके मतलब वो ट्रैप नहीं आएगा। जैसे कि मीडिया में मैं आपको ये कटिंग्स के साथ बता रहा हूँ कि अभी रिसेंट केसेस के अंदर एक हैदराबाद में 77 ईयर ओल्ड के जो है 53 लाख रुपए दिल्ली पुलिस के डीसीपी के नाम से एक केस बना के बात करते हुए उन्होंने इस तरीके से निकाल लिए। तिरुपति के एक 65 साल की एक ओल्ड लेडी के साथ 2.5 CR सीबीआई ऑफिसर के नाम पे निकाल लिए। मंगलुरु 1.6, ये अलग अलग जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, ये मतलब बहुत डरावने वाले केसेस है। बेंगलुरु में 1.2 CR प्रोसेसर में निकाल लिए, ये इस तरीके की रिपोर्ट है। अब रियल केस स्टडी में आपको बताता हूँ, जैसे जयपुर का एक केस मैं आपको बताता हूँ, ये एक लाइव में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मोड ऑफ ऑपरेंडी में कई सारे मेथड हैं। देखिए, अगर मान लीजिए किसी को भी आपके बैंक से अगर पैसे निकालने हैं तो उसको ओटीपी चाहिएगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी बैंक भी दे रहा है और सिस्टम में सिक्योरिटी है, तो स्कैमर्स किस तरीके से काम करते हैं। अब उनको ओटीपी चाहिए, ओटीपी दो तरीके से मिलता है, एक तो ओटीपी एसएमएस में आता है, और एक ओटीपी अगर मान लीजिए बैंक का ही अगर मान लीजिए लॉगिन करना है आपके ऐप में, तो ओटीपी या तो मैसेज उसमें आएगा, आपके पास एसएमएस में आएगा, या कॉल पे भी आता है आज की डेट में। ये दो ऑप्शंस होते हैं। तो स्कैमर को क्या करना है, किसी तरीके से वो मैसेजेस को रीड करना है। अभी हम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो यूज कर रहे हैं वो मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम लोग अभी प्रोफेशनल जो टेक्नोलॉजी टर्म्स यूज करते हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। तो हम लोग 95% क्राइम से बच सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्या किया उन्होंने, आपको कॉल आएगा, कॉल में आपको कहा जाएगा गुप्ता जी आपका ना एक पैकेट आया हुआ है, कोरियर है, मैं ब्लू डार्ट से बोल रहा हूँ, और ये आप जनरल परसेप्शन में अगर आप फील करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो हम भी इसके विक्टिम बन सकते हैं। तो आप सोचिए कितना इजी है ये करना, ये कोई भी कर सकता है। तो अभी हम क्रिमिनल्स की बात, मतलब इस मोड ऑफ ऑपरेंडी को वो यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो कॉल आएगा, आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा सर, वो आप बोलेंगे कि नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, आप देखते हैं, अच्छा ये भी आपको नहीं पता कि कोई कोरियर आने वाला था या नहीं आने वाला था, क्योंकि कोरियर तो कोई भी किसी का भेज सकता है। तो उसके बाद वो एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि सर आप ना वो कोड जनरेट कर लीजिए अपने मोबाइल से। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, आपको कुछ टर्म्स इस तरीके से, जैसे स्टार #21 #, ऐसे कुछ आपको टर्मिनोलॉजिकल चीजें को बोलेंगे कि ये प्रेस कीजिए, ये प्रेस कीजिए। ये इस कोड के साथ वो आगे एक पर्टिकुलर फोन नंबर दे देंगे 10 डिजिट का।
जो कि बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है कॉल को फॉरवर्ड करने के लिए। एक कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन देता है, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन देते हैं। वो कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन होता है कि इन केस अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको अपने नंबर से कॉल फॉरवर्ड कर दीजिए। इसमें क्या करते हैं क्रिमिनल्स, वो आपसे बात करके ये जो चीज डालते हैं और उससे अपना 10 डिजिट का नंबर इसके साथ ही आपसे डलवा देंगे और उसके बाद आपका मोबाइल के अंदर कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी और सारी कॉल्स जो है वो जो फ्रॉडस्टर है उनके पास आने लगेगी। उसके बाद वो आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर जब लॉगिन करेंगे तो उसमें जो भी ओटीपी आ रहा होगा वो वहां से अपने पास लेके और कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं। एक तो तरीका ये रहता है इनका, ये जयपुर के केस के अंदर हुआ था। दूसरा मोडस ऑपरेंडी पेंशनर्स को टारगेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइबर पुलिस ऑफिशियल, द साइबर क्रिमिनल आइडेंटिफाई द पेंशनर्स, मतलब एक पर्टिकुलर पेंशनर्स की लिस्ट, ये कहीं ना कहीं से ये डाटा को खरीदते रहते हैं। अलग अलग डाटा बहुत मार्केट में रहता है कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और क्योंकि इनके पास बैंक बैलेंस बहुत होता है रिटायर्ड के बाद, तो इसलिए ये लोग इजीली जो है ना कांटेक्ट करते हैं फोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर, और एक लिक्विडेटिव रिटर्न का वादा करके, लेट्स से कि अगर आपको रिटायरमेंट में 50 लाख रुपए मिले हैं तो वो आपको एक ऐसा ऑफर देंगे जिसके अंदर 50 लाख से आप 1 करोड़ रुपए इजीली, और आपको पेंशन वगैरह। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर चीजों को लिक्विडेटिव रिटर्न्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इस तरीके की चीजों को आपसे जो है, या अगर आपके पास कुछ लीगल थ्रेट्स देके कुछ इस तरीके से, और वो सब करने की वजह से एक विक्टिम, आपको विक्टिम बना देते हैं जिसके अंदर इमोशनल लॉस और फाइनेंशियल लॉस आप लोगों को दोनों तरीके का हो सकता है। जैसे कि अभी एक सबसे बड़ा जो अभी करंट में 4 दिन पहले का केस है, जो बिल्कुल उसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया है और सारी एजेंसी, कई करोड़ का जी, बिल्कुल सर। नरेश मल्होत्रा जी एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर थे, 78 ईयर ओल्ड रिटायर्ड बैंकर हैं, जिनको फंसाया गया और 23 करोड़ रुपए निकाले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो तरफ फाइनेंशियल लॉस होता है डिजिटल अरेस्ट के केस में, और एक मेंटल लॉस होता है, क्योंकि इसके अंदर 40 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि 40 दिन के बाद इनकी स्थिति क्या होगी। 23 करोड़ रुपए होने के बाद इन्होंने पुलिस को अप्रोच किया, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी और पुलिस की एफर्ट्स अच्छी थी, तो जिसकी वजह से अभी तक इनका जो लेटेस्ट न्यूज जो मेरे पास है उसके हिसाब से करीब 12.20 मतलब 12 करोड़ 20 लाख रुपए अभी फ्रीज कर दिया गया है। तो होपफुली वो इनको पैसा रिटर्न आ जाएगा। अभी बाकी का ट्रेसिंग चल रही है, वो कितना हो पाता है, वैसे आगे तक कितना जा पाएंगे डिटेल में एजेंसीज, ये पता चलेगा। इनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले लिया गया था और पैसे इनसे ट्रांसफर करा लिए गए थे कि सीबीआई, ईडी और इस तरीके की चीजें जो जनरल प्रैक्टिस में रहता है। तो आपको किसी भी, पहले तो आप इस वर्ड को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, कहीं पे भी अगर आपको अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोन पे या कोई भी एजेंसी फोन पे बात नहीं करती है, आपको प्रॉपर नोटिस आएगा, सम्मन आएगा और वो फिजिकल आएगा। मिश्रा जी बीच में ना बोलना प्लीज, एक मिश्रा जी बीच में ना बोलना, फिजिकल तरीके से आएगा। तो इसलिए कभी भी, मतलब आप इस बात से हैरान रहिए कि एडवोकेट्स तक इस केस में फंस चुके हैं डिजिटल अरेस्ट, और सरकार द्वारा इतना मुहिम चलाने के बावजूद भी ये केस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक केस में आपको, और जो भी बड़ा खतरनाक, अभी मेरे पास 5 दिन पहले आया था जिसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन मतलब ये मेरे पास भी अभी तक फर्स्ट केस है इस तरीके का। ये ई सिम का मेथड यूज कर रहे थे। इनका क्या था, ये जनरल प्रैक्टिस में हम सब इस विक्टिम बन सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं ये क्रिमिनल। इनके केस में क्या हुआ, ये रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और इन रिटायरमेंट के बाद ये मजिस्ट्रेट भी रहे थे। तो आप ये लगा लीजिए, मजिस्ट्रेट होने के बाद, लीगल नॉलेज की होने के बावजूद भी इन्हें टेक्नोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तरीके से फंसाया गया। इनके पास फोन आता है और इनके पास एयरटेल की सिम थी। एयरटेल की सिम होने के नाते इनको कहा गया कि सर हम एयरटेल से बोल रहे हैं, तो आपके क्या सिग्नल की, मतलब कोई आपको सिग्नल की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? तो इन्होंने कहा हाँ, अब वो तो सबको ही आती है, अगर आप फोन पे बात करते हैं तो डिस्टर्बेंस और कटना कुटना। तो इन्होंने कहा हाँ आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी रिक्वेस्ट को रेज करके चेक करवाते हैं, आसपास के सिग्नल्स को ठीक कराते हैं। इन्होंने वो क्रिमिनल्स बहुत जल्दीबाजी में नहीं थे, उन्होंने पहले दिन ऐसा किया। फिर 2 दिन बाद वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, सर सिग्नल प्रॉब्लम इंप्रूव हुई क्या? उन्होंने कहा हाँ नहीं हुई तो है, लेकिन अभी ऐसी प्रॉब्लम है। 3 दिन तक इस तरीके से चलता रहा।
5वें दिन इन्होंने खुद ही उस नंबर पे उस पर कॉल कर लिया कि सर इस तरीके से वो मैडम वो प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था वो कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उन्होंने क्रिमिनल से ने इनको बोला कि कोई बात नहीं सर, आप एक काम कीजिए, अपने आपके मोबाइल में एयरटेल का एक जो ऐप है होता है वो है? उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने उसमें जाके उनसे एक ई सिम टेक्नोलॉजी है, जैसे हम लोग फिजिकल सिम डालते हैं, इसी तरीके से आज की डेट में लेटेस्ट जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उसमें फिजिकल सिम डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें एक कोड होता है, उससे वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ई सिम की रिक्वेस्ट आप सोच भी नहीं सकते, ई सिम की रिक्वेस्ट उनके मोबाइल से उन्हीं से क्लिक करवा लिया और फिर अपने मोबाइल सेट का एक कोड होता है वो उनको दे दिया गया, जिसकी वजह से एक रिक्वेस्ट एयरटेल के पास चली गई कि इस सेट के अंदर मेरा आप ई सिम एक्टिवेट कर दीजिए, और उन्होंने चेंज की रिक्वेस्ट कंसिडर करा दी, आप विक्टिम से करा दी गई, और वो करने के बाद उनको समझा दिया कि सर अब आपकी ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अभी हो सकता है आधा घंटे बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब सिग्नल चले जाएंगे, बंद हो जाएगा, और विद इन 24 आवर, मतलब इट्स अ मैक्सिमम लिमिट, 12 घंटे से 24 घंटे के बाद में आपका ये सेट बिल्कुल अपग्रेड हो जाएगा और उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसा उन्होंने बता दिया था उन्होंने भी मान लिया, उन्होंने 1 घंटे बाद फोन को उठा के रख दिया, उनका फोन बंद हो गया। फॉर्चुनेटली अगले दिन उन्होंने किसी और स्पेसिफिक रीजन से एक पर्टिकुलर बैंक में, उनके वैसे 3 बैंक अकाउंट थे, एक पर्टिकुलर बैंक में अपने बच्चे को लेके गए किसी और पर्पस के लिए। जब वहां पे देखा तो उनमें 18 लाख रुपए उनके बैंक से निकल चुके थे। क्यों? क्योंकि जो ओटीपी और वो सारा एक्टिवेशन जो आना था और वो सारी चीजें उन्होंने उसी मोबाइल से उनका जीमेल अकाउंट को रीसेट कर लिया, जीमेल को, कि वो सारा ओटीपी बेस्ड रहता है, जीमेल उन्होंने लॉगिन कर लिया और उन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ और ओटीपी के साथ उन्होंने मोबाइल बैंकिंग, एक पर्टिकुलर बैंक, बल्कि 2 बैंक और बच गए, और जैसे ही हुआ तो उन्हें पता चला, फिर उन्होंने अपना कंप्लेंट किया। तो आप ये देखिए, ये बिल्कुल नए टाइप का एकदम नया तरीका, और जो कि वो आपसे ही एक्टिवेट करा रहे हैं और उसके बाद आपको पता भी नहीं चला, और कितने नंबर ऑफ केसेस। इसी तरीके से रिटायर्ड इंजीनियर हैं, एक 54 लाख रुपए का बहुत हाई रिटर्न के रेस्पॉन्स के चक्कर में उन्होंने वहां पे पैसे लगा दिए और वो कोई भी इस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं मिला और उनके सारे पैसे चले गए। मोबाइल ऐप डाउनलोड करा दिए, ट्रेडिंग ऐप। तो इस तरीके से सरकार भी अवेयरनेस दे रही है कि कभी भी हाई रिटर्न्स के चक्कर में अनरिकॉग्नाइज्ड और जो एप्स हैं उनके चक्कर में ना पड़े। जो भी बहुत ज्यादा आपको मतलब जो भी, जब तक की कोई ट्रस्टेड ना ऐप हो तब तक उनके चक्कर में ना पड़े। इसी तरीके से एक विडो थी जिनको फेक लीगल केसेस में फंसाने के नाम पे काफी, मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया गया, एस्टॉर्ट किया गया, उनके सारे क्रेडेंशियल्स लेके, क्रेडिट कार्ड्स लेके कि जी इसने इस तरीके से किया है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर के नाम पे उन्होंने करीब 53 लाख रुपए, 53.5 लाख रुपए इनसे छीन लिए। तो आप ये देखिए कि ये नवी मुंबई का है साइबर फ्रॉड केस, 1.36 करोड़। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेटेड इनकम के बारे में अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको उससे बचना है। अब आप ये देखिए कितना हैरान केस है कि नोएडा की वकील को डिजिटल अरेस्ट का ठगी करने के मामले में 3 गिरफ्तार, वो अरेस्ट हुए हैं, लेकिन 3.29, देखिए अगर अरेस्ट भी हो गए, वो जेल भी चले गए और उनके पैसे रिकवर नहीं हुए तो सब कुछ बेकार है। तो ये लोग बहुत तेजी से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये काम हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट और ये सब जो चीजें हैं। तो डिजिटल अरेस्ट से बचना है हमें, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई। अब लेकिन बात आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रॉड, कि ये फ्रॉड को आप कैसे, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज में लोग शामिल होते हैं तो कई चीजें हैं। तो उसमें यह है कि अगर कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है, बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए कि वो ओटीपी मांग रहा है तो आपको एज इट इज बैंक डिटेल्स और ओटीपी वगैरह आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, मोटा मोटा। अगला पॉइंट, अननोन और सस्पिशियस लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करना है। इस बात का बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको ईमेल में भी बता दिया, एसएमएस में भी बता दिया और व्हाट्सएप पे भी बता दिया। अगर आपका कोई नोन नहीं है और व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आ रहा है, कई बार पैसे की डिमांड करते हैं आपस में रिलेशनशिप में कि मैं किसी को जानता हूं, आपसे मेरे को मैसेज आया कि हेल्प करनी है, तो वो इस तरीके की चीजों में आप कॉल करके पता कीजिए, फोन पे बात कीजिए, सिर्फ मैसेजेस पे बिलीव मत कीजिए। और किसी भी
लिक्विडेटिव ऑफर को, जो कि बहुत टू गुड टू बी ट्रू, इस तरीके का कोई भी अगर मान लीजिए कोई ऑफर आ रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि क्रिमिनल अगर कोई आपसे बात कर रहा है और प्रेशराइजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है कि आप ऐसा है, जैसे कि ये लोग पुलिस वाले ईडी और इस तरीके से बन के कोशिश करते हैं, तो उसको आप ये मान लीजिए, पहले रुकिए, सोचिए और उसके बाद फिर रिएक्शन दीजिए। इसलिए कहा जाता है स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार के गाइडलाइंस हैं। फिर आता है गोल्डन रूल्स ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी। ये गोल्डन रूल्स हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, और जो भी आप ऐप यूज करते हैं उनके या ऐप यूज करते हैं या मोबाइल में कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें इनको आपको करना पड़ेगा। एक तो वेरीफाई द कॉलर आइडेंटिटी। अगर किसी का कॉल आ रहा है और कोई डिमांड कर रहा है या कुछ इस तरीके की बात कर रहा है, तो आपको पहले वेरीफाई करना है, तब कोई एक्शन लेना है। नेवर शेयर योर ओटीपी और बैंक पिन। किसी को भी फोन के ऊपर ओटीपी शेयर नहीं करना है और ना ही अपने बैंक का पिन किसी को भी देना है, मतलब ये रूल्स लिख के रखने हैं आपको। डोंट क्लिक अननोन लिंक और अटैचमेंट। यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड। अपना पासवर्ड याद रखने वाला पासवर्ड ना बनाए, हमेशा पासवर्ड ऐसा बनाए जो कि आपको भी देखना पड़े उसको कहीं रखने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, लंबा पासवर्ड होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के अंदर। और जो भी एप्स हैं, इवन पेमेंट के गेटवेज जो भी हैं, चाहे आपका बैंकिंग है या आपका जीमेल है या व्हाट्सएप है, यूज टू वे ऑथेंटिकेशन। आप टू वे ऑथेंटिकेशन फीचर अब ऑलमोस्ट सब लोगों ने दिया हुआ है, उसको जरूर एक्टिवेट कीजिए, तब आप बच जाएंगे। कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल ने अगर अटेम्प्ट भी लिया तो भी बच सकते हैं, वो हैक करने की पॉसिबिलिटी बच सकती है। अब बात आती है कि मान लीजिए इतना कुछ नॉलेज होने के बावजूद कोई ऐसा इंसिडेंस आ गया कि वो क्राइम हो ही गया, अगर आप क्रिमिनल के ट्रैप में फंस ही गए, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली एक नंबर को अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए, 1930। फ्रॉड होने के बाद एक गोल्डन पीरियड टाइम बोलती है गवर्नमेंट। अगर आप जैसे ही आपके साथ हुआ और आपने रियलाइज किया, आप जस्ट फोन उठाइए, 1930 के ऊपर कॉल कीजिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड कर दिया है या कोई गलती से वो कोई आपने इतनी नॉलेज के बावजूद भी कर दिया, 1930 पूरा ग्लोबल, पूरे भारत के लिए एक नंबर दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये क्या करते हैं, जैसे आप इनको बताएंगे पेमेंट के ट्रांजेक्शन, आप उनको डिटेल्स देंगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली वो जितने भी अकाउंट में पैसा फ्लो हो रहा है उनको फ्रीज कर देगा। तो जैसा कि मैंने बताया उसमें पैसा फ्रीज हुआ, तो इस सिर्फ एक यही आपके पास रेमेडी रह जाती है कि 1930 कॉल कीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर के सामने है तो cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है, सरकार की वेबसाइट है, ग्लोबल पोर्टल है, इस पे जाके कंप्लेंट कीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स और नियर बाय पुलिस स्टेशन को अप्रोच कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं ताकि वो चीजें। टूल्स एंड हेल्पनेस ऑफ द फॉर सीनियर, तो 1930 होगा, साइबर क्राइम हो गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार की अलग से एक हेल्पलाइन है 14567 और लोकल पुलिस कॉन्टैक्ट, इनमें आप लोग बात कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली समरी एंड टेक अवे ये है कि स्टे, थिंक एंड एजुकेट। इस तरीके से अगर आप रेस्पॉन्ड करेंगे पहले तो आपके लिए बेहतर होगा। ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, और इसमें अगर आपको कोई लाइव एक्सपीरियंस या कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि हर जगह एक ही इंफॉर्मेशन चल रही है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ओटीपी तो आज की डेट में हमारा जनरल प्रैक्टिस में डे टू डे एक्टिविटी में लिया ही जा रहा है। तो आपके पास जब ओटीपी आता है तो उसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन आता है। अगर सपोज आपका जो इंटरेक्शन चल रहा है, क्योंकि क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं कि फोन पे आपको एंगेज करते हैं अपनी बातों में और उसमें एक ओटीपी आता है, आपको लगता है कि उसी रेफरेंस में है तो वो आप 6 डिजिट का ओटीपी दे देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो बातों में पता चला कि वो बात किसी और रेफरेंस में कर रहा है, लेकिन ओटीपी आपके बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पहले पढ़िए, और उसके बाद अगर किसी केस में, क्योंकि आज की डेट में तो गैस के कनेक्शन के साथ भी ओटीपी देना पड़ता है, तो ये सब चीजें, मतलब आप ओटीपी नहीं शेयर करेंगे, नहीं करना चाहिए, ये तो एक एंगल हो गया। लेकिन बहुत जगह वो मैंडेटरी भी होता है तो आपको देना भी पड़ सकता है, लेकिन उस समय देते हुए फोन पे शेयर मत कीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। ये चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने
गागर में सागर भर दिया। बहुत सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स आपने बता दिए। इस इतनी बढ़िया टॉक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। हम Thank दो you. चार सवाल ले लेंगे, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल जी। हैं तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, बीएन पांडे जी। सर प्रणाम। हम श्री सर राजेश सर से हम जरा जानने चाहेंगे कि सर आज तक हम लोगों को पता चला है कि ये भारत सरकार तो अपने ये साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और तमाम इसके लिए इसके क्लासेस चलते हैं और बहुत हायर एजुकेशन इसको उनको दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ये जो साइबर क्राइम जो क्राइम कर रहे हैं, ये हमारे उनके ऊपर भी, उनको भी तोड़ के, उनकी सारी जाल को तोड़ के कैसे तक कहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आखिर ये ट्रेनिंग कहाँ से पाते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले मेन चीज बताई ना सर, वो आपको ये समझना है, ये एक नॉर्मल वल्नरेबिलिटी जो इंसान के अंदर हो सकती है, साइकोलॉजिकल। अभी तक हमने जिस तरीके की क्राइम की चर्चा की है, आपने देखा कि उन्होंने कोई भी चीज पर्टिकुलर ऐसी नहीं की है जो कि टेक्निकल हो। ये तो एक छोटी सी चीज है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि अगर मुझे आपका व्हाट्सएप अभी लाइव हैक करके दिखा सकता हूं, मैं अभी यहां बैठे हुए आपका व्हाट्सएप हैक कर सकता हूं, ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। लेकिन अभी आपको पता है इसलिए नहीं, मैं वैसे एक जनरल प्रैक्टिस में बात कर रहा हूं। मुझे आपके व्हाट्सएप को हैक करने के लिए क्या चाहिए? 6 डिजिट का जो ओटीपी आता है, ठीक है सर। अब सपोज मैं आपसे कोई पर्टिकुलर चीज बात करते हुए और मैं किसी रेफरेंस में आपको ये बोलूं कि सर वो एक ओटीपी आया होगा आपको, या मैंने कॉल फॉरवर्डर आपका, जैसे मैंने आपको एक्टिवेशन बताया और कॉल फॉरवर्डर लगवा दिया, और आपने तो नॉर्मल मुझे एक कोरियर का एक कोड की बात आई और वो फॉरवर्ड होके अब मेरे पास आ रहे हैं सारे कॉल्स, और मैंने आपका नंबर तो मेरे पास है ही, मैंने आपका नंबर डायल की व्हाट्सएप में डाला तो एक ओटीपी जनरेट होगा और उसे कॉल पे ले लिया। अब कॉल पे लेने के बाद आपको पता ही नहीं चला और मेरे पास आ गया, अब मेरे पास आ गया और अब आपका व्हाट्सएप बंद हो गया। व्हाट्सएप बंद होने से व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में एक्टिवेट हो गया, मतलब क्रिमिनल के पास एक्टिवेट हो गया। क्रिमिनल के पास एक्टिवेट होने के बाद अगर आपने 2 वे ऑथेंटिकेशन लगाया होता तो वो एक पासवर्ड मांगता जो उस ऑथेंटिकेशन के बाद का था, जो एक्स्ट्रा पिन जो सिक्योरिटी आपने दी हुई थी। तो जो एक नॉर्मल सिक्योरिटी दी हुई थी उसको मैंने बाईपास कर लिया, आपको एथिकली अनएथिकली कॉन्फिडेंस में लेके या आपको ना पता हुए तरीके से, और अब आपका व्हाट्सएप जब मेरे पास आ गया तो मैं अब आपके जितने भी रिलेशंस में कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर हैं उनको कुछ भी मैसेज करके कॉन्फिडेंस, और वो आपके अगर 1000 की डिक्शनरी है या जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनको साथ मैं ये ऑपरेशन, और वो लोग ये मानेंगे कि ये सच में पांडे जी भेज रहे हैं। और अगर वो पैसे की हेल्प मांग ली तो पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर कोई भी चीज आती है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए फोन नंबर पे, क्योंकि आपका फोन हैक नहीं हुआ है। आप ये समझिए आपका फोन हैक नहीं हुआ है सर, व्हाट्सएप हैक हुआ है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है, आपका व्हाट्सएप चलेगा नहीं आपके मोबाइल में। तो ये क्रिमिनल, वो पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये तो वायरस की तरह फैल गया ना, क्योंकि आज की डेट में इजी मनी कमाना हर कोई चाहता है आजकल। हाँ, दूसरा एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बच्चे न चाहते हुए वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि साइबर लॉ के अंदर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज, और इवन आप और हम भी शामिल हो जाते हैं। जैसे साइबर लॉ कहता है कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, ये तो हुआ एक अलग टाइप का साइबर क्राइम की बात कर रहा हूं, लेकिन हम किसी क्रिमिनल सिस्टम में ना फंस जाएं, वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन आई जो कि फेक थी और आपको अच्छी लगी, आपने उसे शेयर कर दिया, लेकिन अगर कभी केस रजिस्टर्ड हुआ तो यू आर ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि भाई आपने वो इंफॉर्मेशन शेयर की है, और वो भी साइबर लॉ में आता है। तो इस तरीके की चीजें आज की डेट में बच्चे कुछ टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं यूट्यूब से हैक करने का, उसके बाद वो आपस में ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अलर्टनेस हम लोगों को जागरूकता फैलाने का वो है, ये है। हाँ, डॉक्टर सुषमा जी। जी प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपकी एक स्लाइड में था ##21#, तो उसमें आपने लिखा था कि ये जो है कॉल फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन गूगल पे तो उन्होंने ये 2 नंबर दे रखे हैं, ये ##21# और ##002#। तो ये हम अपने मोबाइल में मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिया है, क्योंकि हर मोबाइल कंपनी का एक अलग मेथड है।
इसका जी। यूनिवर्सल नहीं है। एयरटेल का अलग मेथड है, जी आइडिया का अलग है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है, मैंने एग्जैक्ट कोड नहीं दिया। एग्जैक्ट कोड इसलिए नहीं दिया है क्योंकि लोग उसे यूज करने लगते हैं। तो ये हमें यूज नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, आपको ये एक फ्यूचर है, कंपनी का एक फ्यूचर है। कई बार क्या होता है कि सपोज आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपकी कॉल्स आ रही हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने पीए के मोबाइल पे फॉरवर्ड कर देते हैं, या फैमिली के किसी नंबर पे फॉरवर्ड कर देते हैं, या इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, आप वहां फोन पिक नहीं करना चाहते, ये एक फ्यूचर है। जी। लेकिन इस फ्यूचर का यूज करके क्रिमिनल इस तरीके की एक्टिविटीज में वो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आप अगर कॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन अपने मोबाइल पे करेंगे ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक फिशिंग अटैक के थ्रू आपको जानकारी कुछ और दी कि मुझे एक कोड चाहिए, और उसमें आपका अपना नंबर आपसे के ऊपर सारी कॉल्स को फॉरवर्ड करा लिया। ये आपको बताने का पर्पज ये है मेरा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो धन्यवाद। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, AK मिश्रा जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो है ऐसी चीजें आए तो पहले पैनिक ना हो, सोचे, रुके, और अगर ज्यादा समझ में ना आए तो फोन काट दे, कैसा रहेगा? नहीं नहीं, वो तो है ही सर। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए पहले कोई भी घटना अगर आपके साथ घट रही है, आपको जानकारी में आता है, तो उससे पहले तो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें गलत हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उसकी ओरिजिनलिटी चेक करना चाहते हैं, तो आप रेस्पॉन्ड मत कीजिए, रुकिए, और अपने किसी साथी या अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, कई केसेस में ये जो 23 करोड़ वाला केस है, ये भी अकेले थे। अभी एक केस और में जो है वो हमारे रिलेशन में ही है, और एसएन गुप्ता जी भी जानते हैं, और उनके साथ 55 लाख रुपए, उनके बेटा बेटी बाहर रहते हैं। और जब मैंने उनसे उस इंसिडेंस के बारे में बात की, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके ब्रेन पे भी उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि वो ये बात कर रहे थे कि वो लोग, उनमें से एक ऑफिसर मेरी मदद कर रहा था, राजेश। तो आप ये सोचिए कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। और उनके शायद 52-53 लाख रुपए चले गए, और उसमें भी ये किसी ने इंटरवीन कर लिया था, इसलिए उतने पे ही रुके, वरना वो सारा असेट छीन छान के ले जाते हैं, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपको घबराहट है, फियर है, आप सब चीज, मकान भी बिकवा देंगे वो तो, आपका मकान से भी लोन। तो हमें ये समझना है, बच्चों की मदद ले सकते हैं उसमें फोन करके अलग से। दूसरे अगर आप देखिए, ये तिलिस्म है। जैसे कि आपने पहले वो सुना था, टर्म मेरे से स्किप हो रहा है, तो वो बेसिकली साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं ये। अगर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स तभी खत्म हो जाती है कि अगर आपके साथ कुछ अटेम्प्ट हो रहा है, अगर थोड़ा सा बाहर चले गए, फ्रेश एयर ले लिया आपने, किसी से बात कर ली, जो चीज आपके साथ हुई नहीं है, आपको खुद ही पता है। अगर किसी ने फ्रॉड में फंसाया भी है, क्योंकि ये लोग इस तरीके से करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं जिसमें आपका नाम है, और वो जो एविडेंसेस देते हैं ना सर, वो सारे फेक होते हैं। अगर आप उनके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पे बिलीव करेंगे, तो डेफिनेटली आप घबरा जाएंगे, क्योंकि वो आपके नाम से सुप्रीम कोर्ट का वारंट भी होगा, हाई कोर्ट के जजमेंट भी होगी, FIR की कॉपी भी होगी। अगर वो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको शेयर नहीं कर पाया, वो कभी फिर काफी आपने जानकारी दी, देखा है जी, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो उसके अंदर तो आप इतना घबरा जाएंगे कि अच्छा, एक केस में तो अभी वो स्लाइड में मिस भी हो गया, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डिजिटल अरेस्ट के प्रेशर में एक हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर लिया जी, ये साउथ का मैटर पहले। हाँ, तो आप ये सोचिए कि मतलब ये मेरा ये कहना है कि पैसा चला गया, चलिए एक अलग चीज है, कितना चला गया ये सेकेंडरी पॉइंट है। हाँ नहीं, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल जो टैग लगता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो तो आदमी उससे तो शायद उभर भी ना पाए। तो मेरा यही कहना है कि अगर अवेयरनेस रहेगी, दूसरा ये अवेयरनेस आपके लिए है, और लोगों को अगर आप शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप शायद लोगों को बचा लेंगे। क्योंकि सरकार पे और पुलिस पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि क्रिमिनल आपके जस्ट बगल में बैठा हुआ है। वो काफी पढ़ा लिखा और वो कंप्यूटर जानकार लगते हैं ऐसे जो क्राइम। नहीं सर, मैंने आपको अभी लाइन दिया है, मेरा हैशटैग है, अनपढ़ लोग पढ़े लिखों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये मेरा हैशटैग है। ये अनपढ़ हैं। अभी इनमें जो पकड़े गए हैं, अभी एक आपके मैं अभी पीछे लखनऊ आया था, लखनऊ में एक केस है, कोई डॉक्टर थे, उनके साथ 54 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट के नाम पे उनको, PGI के डॉक्टर थे जी जी जी, तो उनको उनके साथ किया गया। जब मेरे पास एक मेरे पास मैटर आया, मेरे पास एक पेरेंट आए, उसमें उनका लड़का वो उसमें पार्टिसिपेशन था उसका, बताइए।
उसको जब नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया तो वो जब हेल्प के लिए आए थे मेरे पास तब पता चला मुझे, तो मैंने कहा आपके बेटे ने क्या क्वालिफिकेशन है, कह रहा जी 10th भी पास नहीं हुई उससे। तो आप ये सोचिए, क्योंकि क्या हो रहा है, कई तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं। कंबोडिया से अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम की फॉर्मेशन ले चुका है, डिजिटल अरेस्ट। अब 23 करोड़ की फिगर आप सोचिए ना, तो और मैंने आपको बताया 4325 करोड़ रुपए, ये तो किसी भी बड़े से बड़े स्कैम से भी बड़ा स्कैम है ना। तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें एक कुछ लोग डाटा चोरी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, और ये अंदर से एक पूरा का पूरा एक नेक्सस है, ये जुड़ा हुआ है। और ये इसके अंदर जो हमारा एक सबसे बड़ी कमी है, जैसे हम सोशल मीडिया में अपनी सोशल चीजें को पब्लिसाइज करते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, कहीं ना कहीं लोग उस तरीके के मोड ऑफ ऑपरेंडीज को यूज कर रहे हैं, और कहीं से पैन ले रहे हैं, कहीं से कुछ ले रहे हैं। अभी गवर्नमेंट भी कई सारी गाइडलाइंस को लेके आ रहा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे ही हो पाएगा, तब तक वो आएगा। और जब पैसा इसमें मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ गोल्डन पीरियड में अगर कुछ कंप्लेंट करके कुछ परसेंट फ्रीज करा लिया तो करा लिया, वरना 1 रुपए की भी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। 13546 बताया ना, 1930 सीरियस सिटीजन वाला। धन्यवाद राजेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज, समय इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि हम और सवाल लें, फिर इनका क्लास लगाया जाए। दूसरे जो फिर कभी आप मेरा नंबर आप किसी भी तरीके का कोई भी अगर मान लीजिए इवेंट होता है तो आप मुझे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। आप जो भी अगर सवाल बचे हुए हैं वो आप बीएन पांडे जी को बता दीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब ले लूंगा, ये गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठाएंगे। ये बड़ा नया टॉपिक है और सब लोग जो है फ्रॉड से बचना चाहते हैं। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा जानकारी। हमारे दूसरे वक्ता भी डॉक्टर सुभाष पांडे जी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। इनका विषय बड़ा रोचक है, ये थोड़ा आध्यात्मिक विषय है। अभी तो हम लौकिक विषय की बात कर रहे थे, अब लौकिक से हम आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं। भगवान मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता को कभी बाधित नहीं करते हैं, ये सिद्धांत रूप में है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने इस तथ्य को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया है, पर मनुष्य ही प्रकृति के साथ संबंध बनाकर, अर्थात उसे मैं और मेरा मानकर स्वयं ही प्रकृति के परवश होता है। हमारा शरीर भी प्रकृति का एक अंश है। इस प्रकार शरीर से होने वाली क्रियाएं वास्तव में प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं। इस तथ्य को भगवान ने 3 अध्याय में स्पष्ट किया है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ आत्मा कर्ता हममिति मन्यते। अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात तथा उसे कर्तव्य बोध कराने के बाद वे अर्जुन से कहते हैं कि मैंने अत्यंत गूढ़ ज्ञान तेरे लिए कह दिया है, अब तू इस पर भली भांति विचार करके और यथे इच्छसि तथा कुरु, जैसा तुझे तेरी इच्छा है वैसा कर। वास्तव में भगवान कृपा करके अपने भक्त का अज्ञान हर लेते हैं, जिससे उसका कल्याण हो जाता है। भगवान इसी तत्व को 10वें अध्याय में भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशाम में आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान का काम है अज्ञान को हरना, बाकी जो काम करना है वो मनुष्य को साधना के रूप में ही करना है। और भगवान कभी भी किसी भी मनुष्य की कर्म करने की जो स्वतंत्रता है उसको बाधित नहीं करते हैं। इस विषय पर और विस्तार से जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सुभाष पांडे जी को। डॉक्टर सुभाष पांडे जी, डॉक्टर साहब जुड़े तो हुए हैं? डॉक्टर सुभाष पांडे जी अभी म्यूट है वो। हाँ अभी आप सुन पा रहे हैं जी? हाँ आप सुन पा रहे हैं जी सर। तो आपने अभी कहा कि हम लौकिक से आध्यात्मिक की तरफ आएंगे, तो इससे पहले कि इस विषय पर चर्चा करें कर्म के बारे में, अभी जो राजेश गुप्ता जी का बड़ा ही इंस्ट्रक्टिव टॉपिक चल रहा था, उसको कनेक्ट करते हुए मैं सोचता हूँ कि फिर हम आगे बढ़ें कि आज के ज़माने में किसी कुरियर को कोई अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए ओटीपी आता है, बताते हैं कि मैच हो गया इससे, और फिर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आइडेंटिटी हो। तो इस बात से, क्योंकि मैं भी जिस प्रोफेशन में हूँ, हमारा भी
फ्रॉड एग्जामिनर्स और अकाउंटिंग फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स इसी दुनिया में रहते हैं। तो मैं भी मैं अक्सर इसको याद करता हूँ कि रामायण का वो प्रसंग जहाँ पर हनुमान जी जाते हैं और वो मुद्रिका देते हैं, तो कहते हैं तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, तो चकित चितब मुद्री पहचानी। और तो कहते जीत जो कोई सके अजय रघुराई और माया से अस रच नहीं जाई। तो वो मुद्री जो थी वो एक तरह का उस समय का ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल था कि हम ही हैं, सही हैं, और ये या तो कोई बनाई नहीं जा सकती, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और किसी से जीत के लिए। और उसके बाद भी जब वो वापस भी जाते हैं तो मैं माता का संदेश मैं वाकई लाया हूँ, मैं वाकई सीता से मिला हूँ, तो कैसे बताऊंगा, तो आप भी मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दीजिए। तो उन्होंने कहा चूड़ामणि दी, और एक प्रसंग भी याद दिलाया कि किस प्रकार से चित्रकूट में एक कौवे ने चोंच मारी थी, तो वो राम जी को वो प्रसंग याद होगा और विश्वास हो जाएगा कि हाँ तुम वाकई सीता जी से ही मिल के आया। तो अब तब से ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी आज तक बहुत एडवांस कर चुकी है। अब उसमें ये आ गया है कि उसको भी किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स जो है वो बीट कर रहे हैं। तो अभी आते हैं, मैं पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई इस विषय का कोई विद्वान नहीं हूँ, जिज्ञासु हूँ, पढ़ता पढ़ाता हूँ। तो और मेरी किसी बात से कुछ कोई किसी को कोई आहत हो तो मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूँ। ये जो चर्चा के लिए जब गुप्ता जी ने कहा कि क्या विषय पर है, तो ये अभी कुछ समय पहले ही इस बारे में मेरी के दूसरे उसमें बात हो रही थी, तो मुझे ये फ्रेश था, तो मैंने कहा कि इस पर करते हैं, क्योंकि ये अक्सर केवल हमारे लिए गीता के संदर्भ में ही नहीं, सभी धर्मों के लिए ये एक यक्ष प्रश्न है कि मनुष्य कितना स्वतंत्र है। वो जो कुछ भी करता है वो अपनी इच्छा से करता है या दैवी प्रेरणा से करता है, दैवी इच्छा से करता है या दैवी आदेश से करता है। तो अगर वो मान लिया जाए कि हम तो स्वतंत्र हैं नहीं, हमने तो जो कुछ भी किया प्रेरणा से किया या आदेश के तहत किया, तो जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया उसको पकड़ेंगे या जिसने मोटिवेट किया, जिसने आगे बढ़ाया उसको पकड़ेंगे। तो इसकी ऑटोनॉमी के साथ अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? अगर मैं कुछ जैसे कहा कि होई है वही जो राम रचि राखा वो करी तरक बढ़ावे शाखा, तो अगर सब कुछ वही हो रहा है जो राम जी चाह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी व्यक्तिगत रूप से क्यों आती है और क्यों कहा जाता है कि आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं? जब तक हम स्वतंत्र नहीं है तब तक हम अपने कर्म का फल कैसे भोग सकते हैं? तो इसको लेकर ये था, क्योंकि आप देखिए जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, तीनों जो अब्राहमिकल रिलीजन्स हैं, जो ये मानते हैं एक ईश्वर की कल्पना है, एक पैगंबर, एक किताब, उसमें कहीं ना कहीं जैसे क्रिश्चियंस ने कहा कि जो ईसा मसीह है वो ईश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने अपने खून से सारी मनुष्य जाति के पापों का वो प्रायश्चित कर दिया। He has paid for his sins of believers with his blood. तो अगर किसी ने, ईश्वर के पुत्र ने ही हमारे सारे पापों का वो प्रायश्चित कर दिया, तो क्या हम इसका माने में पुराने पाप भी धुल गए, आगे आने वाले भी धुल गए, तो हम पाप करने के लिए स्वतंत्र हैं? अगर ऐसा है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो क्या फिर उसके बाद फिर से हमें लाइसेंस मिल गया कि हम कुछ और पाप कर लें और फिर जाके धो लें? तो कहाँ हमारी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आती है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? ये बड़ा व्यथित करने वाला विचार। इस्लाम में दूसरा है कि किसी ने हमारे लिए वो हमारे नाम का, हमारे सिंस के लिए रिपेंटेंस नहीं किया है। आप जैसा करेंगे उसके हिसाब से आपको जन्नत या जहन्नम मिलेगी और आपको ईश्वर का आदेश मिलता है। तो उसको देखते हुए जो अभी आपने कहा गीता में कि 1863 अंतिम रूप, इस सारा कुछ ज्ञान देने के बाद गीता लगभग समाप्त होने वाली है
और उस समय कह रहे हैं कि देखो मैंने सब कुछ बता दिया, समझा दिया, बता दिया क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे कोई साइकोलॉजिकल काउंसलर की तरह कोई उसमें उसको करने के बाद अब बाकी आगे क्या करना है ये तुम जानो, अब इससे आगे मैं नहीं जाता। तो एक गुरु की तरह जो ये नहीं बताता है कि क्या क्या सही है, क्या तुम करो, वो खाली एक रास्ता बताते हैं कि ये इधर जाना ठीक है, इधर जाओगे तो ये मुश्किल है, उधर जाओगे तो ये मुश्किल है। तो और उसके बाद अब बाकी तो ये जो चीज है कि अगर जो लोग जब कभी भी इस तरह की बात आती है, जैसे कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो कहना चाहेंगे कि जैसे गीता में कहा गया है कि धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया, अपने हक के लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो, तो वैसे ही ये जो जिहाद की बात है ये भी है कि वो धर्म युद्ध है, वो जिसको अपना धर्म समझ रहे हैं, अपना कर्म समझ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो एक तरह से जस्टिफाई करते हैं कि इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी वही वो है कि अपने धर्म के लिए लड़ो, वहां पर भी वही है, अपने धर्म जिसको तुम समझते हो कि ये हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये हमारा कर्म है, वो करो। तो उसमें फिर जिम्मेदारी कैसे बनी, ह्यूमन एजेंसी कैसे बनी? तो जब फ्री विल की बात आती है, फ्री विल से वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्री वर्ल्ड विल को लेके काफी माथापच्ची हुई, आध्यात्मिक तौर पर भी और मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के तौर पर भी। कांत और सार्त्रे जैसे फिलोसोफर्स ने इस बारे में चर्चा की। हुआ ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ तो यूरोप को तो पूरा दोबारा बनाना पड़ा, अमेरिका उसी में इतना पैसा कमाया यूरोप को रिबिल्ड करने में। तो बहुत से लोगों का विश्वास खंडित हो गया कि अरे हम तो इतने भगवान के इतने उपासक थे और ये भगवान ने क्या हमें दिन दिखाया, क्या कितना बड़ा नरसंहार हमारे सामने हुआ जो ह्यूमन हिस्ट्री में उससे पहले नहीं देखा होगा लोगों। तो बहुतों का तो विश्वास ही हिल गया कि ये सब फरेब है और ये सब कुछ नहीं है। और उसकी वजह है कि आज यूरोप में और अमेरिका में मेरे ख्याल से 20-25%, 30% लोग तो ऐसे हैं सेंसस में जो रिपोर्ट करते हैं, कहते हैं हमें किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं। जब पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो ये एक इतना, जब भी हमारा कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि होती है, तो विश्वास डगमगाने लगता है। और तब ये बात आती है कि अगर कोई देख रहा है, किसी के कहने सुनने से उसकी लीला से ये हो रहा है, तो हम ही क्यों उसमें फंसे हैं? तो क्या ये माना जाए कि ये जिस तरह से लीला हो रही है ये ऐसा है कि जैसे कोई बच्चे खेल रहे हो और खेल खेल में जमीन में चींटियां चल रही है, उन्होंने एक हाथ मारा और सैकड़ों चींटियां मर गई, उनको पता भी नहीं, वो उनके लिए खेल खेल में एक ही चपाटे में हो। अब उसमें कैसे माने कि ये जो भाग्य विधाता है, ईश्वर है, परमेश्वर है, वो किसी व्यक्ति विशेष को छोड़ देगा, किसी व्यक्ति विशेष को प्रताड़ित करेगा, किसी व्यक्ति विशेष को प्रशंसित करेगा। एग्जाम में सभी एग्जाम दे रहे हैं, सभी जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं भगवान को और प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि पास हो जाएंगे तो और ज्यादा प्रसाद चढ़ाएंगे। तो किसको आप पास करेंगे, किसको फेल करेंगे? ये जो चीज है ये हमेशा इस विश्वास को डगमगाती है। और इसमें जो सवाल जवाब करने वाले होते हैं वो हमेशा घाटे में रहते हैं, क्योंकि जवाब कोई मिल नहीं पाता। सबसे सुलभ साधन जो है वो है भक्ति मार्ग। आप विश्वास कर लीजिए, आपके साथ अच्छा हो गया तो ईश्वर की इच्छा, बुरा हो गया तो ईश्वर की इच्छा। इसमें भी कुछ ईश्वर का कुछ अच्छा भाव होगा, शायद किसी और बड़ी विपत्ति से बचा लिया। इस तरह की भावना से आप भक्ति भाव से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
उससे भी ज्यादा मुश्किल कर्म का रास्ता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल ज्ञान का रास्ता है, क्योंकि सवाल जितने ज्यादा पूछे जाते हैं उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि जवाब कई तरह से आता है, कई लेवल पर आता है, हमारे कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे परसेप्शन की एबिलिटी से, कितना हम देख सकते हैं, कहाँ तक देख सकते हैं। कोई कहता है कि ये 6 बना हुआ है, कोई कहता है 9 बना हुआ है, और कोई कहता है कुछ भी तो नहीं बना है, ना 6 बना है ना 9 बना है, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है कुछ भी। तो वाकई में क्या बना है, क्या सच्चाई है, ये क्या सापेक्ष हो गई कि देखने वाले के ऊपर निर्भर है कि सच क्या है, ये 6 है या 9 है या दोनों ही भ्रम है। और अगर सापेक्ष हो गई सच्चाई, तो क्या कौन सी ऐसी सच्चाई है जो सापेक्ष है, कौन सी ऐसी है कि जो निरपेक्ष है, कि कोई भी देखे वही कहेगा। तो शायद ये ऐसे प्रश्न हैं, कम से कम मुझे तो उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अंत में ये होता है कि ये आपके मानने के ऊपर है, जैसा आप मान लें। अगर आपने माना कि ईश्वर ने हमें अगर फ्री विल दिया कि आप ये आपके ऊपर है कैसा करें, लेकिन आज की डेट में इस समय मैं कितना स्वतंत्र हूँ कोई भी निर्णय लेने, उसके पीछे मेरी बहुत एक पृष्ठभूमि है। मैं जहां पैदा हुआ वो मेरी चॉइस नहीं थी। आई कैनॉट चूज माई पेरेंट्स, आई कैनॉट चूज माई क्लासमेट्स, आई कैनॉट चूज माई टीचर्स, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स which have happened without my choice, they continue to shape what I choose in future, और वो आज तक चल रहे हैं। तो कई बार इस बात का कष्ट होता है कि जितनी ज्यादा हमको चॉइस मिलती है, जितनी ज्यादा हमको फ्री विल होती है, उतना ही कष्ट बढ़ता है। बचपन में बड़ा आराम था कि कोई मुश्किल नहीं है, जैसा पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया वैसा हो गया, वही ड्रेस हो गई, वही क्लास हो गया, वही स्कूल हो गया। हमारे पास चॉइस का बर्डन नहीं था, उसकी कोई वो नहीं थी। और हंसी मजाक की बात है, विवाह के बाद आप कह दें कि घर पे पत्नी जैसा डिसाइड कर ले वैसा, तो बहुत आसान है, आप उसी के हिसाब से चलें, क्योंकि चलना वही है, आप ज्यादा वहां तर्क वितर्क कर नहीं सकते। तो सबसे बड़ा अच्छी बात है कि ठीक है, एज यू विश। तो इस तरह से अगर कोई भगवान के लिए भी मान ले कि एज यू विश, मैं देख रहा हूँ ऊपर कोई एक इशारा दे दो, मैं सिक्का उछाल रहा हूँ या मैंने किसी दोस्त से कंसल्ट कर रहा हूँ, किसी गुरु से पूछ रहा हूँ, और जैसी उसकी प्रेरणा होगी, जैसा वो कहेगा वैसे कर रहे, क्योंकि हम वैसे भी अनसर्टेनिटी में डिसाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। कोई हमने इंटरमीडिएट कर लिया, कौन सा स्ट्रीम लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कौन से कैरियर ऑप्ट करना है, एज इफ कि सारा कैरियर ऑप्ट करना हमारी चॉइस पर ही डिपेंडेंट है। हम मान लें कि हमें ये कैरियर चूज करना है, लेकिन वो कैरियर हमें नहीं चूज करना चाहता। हम लगे हुए हैं 5 साल 10 साल अपना जीवन का एक अनमोल समय हम करते हैं, और उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है कि नहीं, ये तो रास्ता नहीं। तो इसमें फ्री विल तो तब हो जब मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, और मेरे पास चॉइसेस भी क्लियर हो, मेरे पास इतनी काबिलियत भी हो कि मैं चूज कर सकूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं देख सकूं कि इसका आगे आने वाला क्या वो होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा। तो ये कहीं हो नहीं पाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि भले ही ये मन में भाव है कि हाँ, भगवान ने थोड़ा ज्ञान दे दिया, रास्ता बता दिया, आपको फैसला करना है, लेकिन वास्तव में फैसला करने लायक बहुत कुछ हमारे पास होता नहीं। जितनी हमारी सीमा है, जितनी हमारे अनुभव की सीमा है, ज्ञान की सीमा है, परसेप्शन की सीमा है, समय की सीमा,
कई बार यही है कि आपके पास समय नहीं, आपका चाय पीने का मन कर रहा है कि भाई चाय ले आओ, अब वो कहे कि 100 चाय का एक मेनू ले आए कि ये वाली चाय चाहिए या वो वाली चाहिए, बोले मारो गोली, कड़क चाय, पत्ती ज्यादा दूध कम वाली ले आओ, कटिंग चाय, ये 100 चाय का मेनू हमें नहीं चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पर हम सिर्फ इस वजह से चॉइस से बचते हैं कि कौन इस झंझट में, लेट समवन चूज, या कुछ भी रैंडमली पिकअप कर लिया जो पहला आ गया। अब उसमें जैसे अभी गुप्ता जी बता रहे हैं तो वो आईटी वर्ल्ड को समझते हैं कि उसका फायदा लेते हुए सारा गूगल वगैरह की दुनिया ही इसमें बनी है कि फर्स्ट टॉप रिजल्ट, सर्च रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि लोग उसी में देखेंगे, पहले 10 में देखेंगे, अगले 20, अगले 10, अगले 20 में उतना पेशेंस नहीं किसी के पास। तो अगर पहले 3 में वो आ गया तो बस उसी को टिक करके और आगे बढ़े, समय की कमी। तो ये जो चीज है कि हम क्या माने कि अगर ये दैवी प्रेरणा है या जो हमारे रैशनल बीइंग के तौर पर हम सोचें कि इसका कोई आध्यात्मिक पहलू नहीं, हमारा जो भी अभी तक जीवन रहा है, जो भी हमने अनुभव लिया है, उसी के आधार पर, उसी अपनी सीमाओं के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम चाहे एक्स पोस्ट उसको कुछ भी नाम दे दें कि ये ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी, कैरियर हो या शादी विवाह हो। अब आपके पास इतनी तो वो चॉइस नहीं है कि आप सोचे कि, और अगर चॉइस ही करते रहे तो हो सकता है कि आप अविवाहित ही बैठे रहे। तो आप थोड़ा एक लिमिटेड सर्च के बाद आप कहेंगे कि बस एनफ इज एनफ, अब इनमें से ही शॉर्टलिस्टेड में कोई ना कुछ हो जाए। तो ये हम जो बात करेंगे तो एक तो ये कि ये भ्रम पाल के रखते कि फ्री विल है, हम डिसाइड करते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन कितने काबिल हैं ये एक बड़ा ही कि कितनी हमारी क्षमता है यूज करने की, ये बड़ा ही विवादित विषय है। और सबकी ये क्षमता अलग अलग होती है, सबका तो अलग होता है, किसी को समय है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से चॉइस होती है। तो ये जो गीता में जो कहा कि मैंने आपको बता दिया, अब आपको डिसाइड करना है, और इसी उसमें मैंने देखा कि जैसा यहाँ पर कहा गया श्री कृष्ण का, वैसा ही रामायण में भी उसी तरह की कुछ बात कही गई कि रामायण में उत्तरकांड में एक चौपाई आती है कि श्री रामचंद्र जी ने सभी प्रजाजनों को बुलाया, जनरल बॉडी मीटिंग की, काउंसिल की, और उनको कहा कि सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहां न कुछ ममता और आनी, और नहीं अनीत नहीं कुछ प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मैं कोई कमांडमेंट नहीं दे रहा हूं किसी अल्लाह की तरह कि thou shall do this, मैं तुम्हें बता रहा हूं जो कि न किसी अफेक्शन से बोल रहा हूं, किसी ममता से, न मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है कि तुम ऐसे ही करोगे तो उसमें है, जो न कुछ अनीत की बात कर रहे हैं, नीत की बात कर रहे हैं, न कोई प्रभुताई के साथ कह रहे हैं कि मैं राजा हूं, मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, अच्छे बुरे का ज्ञान करा रहा हूं, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो होगा, और उसके बाद सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। ये एग्जैक्टली वही भाव है जो गीता में 1863 में आया है कि मैंने बता दिया, अब तो ये जो मैं कहूँगा कि हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये ब्लाइंड फेथ और कमांडमेंट पर विश्वास नहीं करता, ये गाइडेंस देता है, और गाइडेंस के बाद फिर फ्रीडम ऑफ एक्शन देता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्शन वो उतनी ही है, फ्रीडम ऑफ एक्शन भी दी हुई है उसी प्रभु की दी, क्योंकि उसी गीता में पहले के उसमें ऐसे प्रसंग भी आए हैं जहां भगवान कहते हैं कि तुम
किन सगे संबंधियों को मारने से हिचक रहे हो? मैं तो इनको पहले ही मार चुका, ये तो सब पहले ही काल के ग्रास हो चुके हैं। मैं काल हूं, मैं महाकाल। तो तुम तो माध्यम हो। मारा तो मैंने है, मारूंगा तो मैं। तुम तो खाली माध्यम हो, तुम तो खाली निमित्त हो। तो ऐसा अहंकार भी मत पालो कि मैं कैसे मारूं, मैं मार रहा हूं, ऐसा भ्रम मत पालो। तुम नहीं मार रहे हो, तुम कुछ नहीं कर। तो ये द्वंद्व की बात आती है कि उसी गीता में एक जगह आ रहा है कि भाई तुम क्या, तुम्हारा स्वतंत्र नहीं हो, करने वाला तो मैं हूं, हैं? तुम तो कठपुतली की तरह हो, हैं? उमा दार जोशित की नाई और सबई नचावत राम गोसाई। तो वो पपेटियर के हाथ में है आप। इन सब बातों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जब हम आध्यात्मिक धरातल पर बात करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र होने की मन में भावना आती है, अहंकार आता है, लेकिन हम असल में स्वतंत्र नहीं, बंधे हुए हैं। तो अगर जैसे हम जब कहते हैं कि जैसा हम बाहर खाने गए तो ऑर्डर करने के लिए कह रहे, बच्चों की तरफ बढ़ा देंगे मेनू कार्ड की, तुम लोग ऑर्डर कर लो, जो तुम मंगाओगे खा लेंगे। तो ये जो हमारे लिए जो हमारी कंडीशनिंग है, मेंटल कंडीशनिंग है कि कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, कि हम वाइफ से पूछ रहे हैं, गुरु से पूछ रहे हैं, टीचर से पूछ रहे हैं, हमने अपना डेलीगेट कर रखा है, हमने अपना डिसीजन का बर्डन रखा ही नहीं है। तो उसमें एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आप भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं तो आप सीधे जैसी प्रभु की इच्छा, कुछ भी करें, अच्छा बुरा भाई आपका स्मरण करके कर रहे हैं, आपकी प्रेरणा से कर रहे हैं। अब देख लेना भाई, ऊंच नीच हो तो संभाल भी लेना। हम जो कर रहे हैं आप में पूरी भाव के साथ कर रहे हैं, भक्ति के साथ कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, और ये सोच के कर रहे हैं कि यही करने लायक काम है, इससे आप खुश हो। मैं अभी सार्त्रे की बात कर रहा था, उनकी जो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म, बहुत ही पॉपुलर, और ये पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सिनिसिज्म पैदा हुआ कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर होता तो क्या इतना बड़ा नरसिंहार होता, कैसे कोई कृपालु दयालु ईश्वर जो है इतने बेगुनाह लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह मार देता है। तो उसमें जो उन्होंने ये कोशिश की कि क्या सही है क्या गलत है, कांत और सार्त्रे ने, कि मॉरलिटी क्या करने लायक है, व्हाट इज मॉरल थिंग, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। जो डायलेमा हम अर्जुन का देख रहे हैं, मॉरल डायलेमा है कि ये मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इन पर कैसे हथियार लूं। तो ये मॉरल डायलेमा, इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ लाइफ में बहुत आ सकती है। मेरे पास कोई हाँफता कांपता आता है, त्राहिमाम माता जी मुझे शरण दे दीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, और माता जी ने उनको अंदर कर लिया, खिला पिला दिया, मालूम पड़ा वो तो चोर है, उसके पीछे तो पुलिस पड़ी, बाद में पता चला। या आप हमारे देश में तो खैर ऐसी वो नहीं है, कुछ देशों में ये व्यवस्था है, जैसे इजराइल में है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, कि हर यंग आदमी चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको कुछ साल कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करना है, ड्राफ्ट का सिस्टम। और उसमें ड्राफ्ट डॉजर जो बहुत से लोग हैं जो कॉन्शियस ऑब्जेक्शन देते हैं कि नहीं, हम तो युद्ध में हम नहीं लड़ना चाहते, हम किसी स्टेट के लिए लड़ना नहीं चाहते, हम हथियार नहीं उठाना चाहते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार अर्जुन की तरह की सिचुएशन है। आपका मॉरल डायलेमा है, आई डोंट वांट टू बियर आर्म्स, आई डोंट वांट टू ज्वाइन एन आर्मी, और कोई कह रहा है कि नहीं मैं इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा हूं कि मैं लड़ने के खिलाफ हूं, लड़ाई के नहीं।
दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, लड़ सकता हूं, लेकिन मेरी माँ बीमार है, तो मुझे अपनी बीमार माँ को देखना ज्यादा मेरा बड़ा कर्तव्य है कि सेना में कंपलसरी सर्विस जाके देश के लिए लड़ना। अब इसमें कौन कृष्ण आके समझाएगा और क्या कहेंगे भाई? ये तो खाली इसको स्पेकुलेट ही किया जा सकता है कि अगर श्री कृष्ण भगवान को ऐसे किसी नवयुवक को बताना हो कि तुम माँ की सेवा करो या देश की सेवा करो, क्या चूज करना है तुम्हें, वो तो कहेगा कि भगवान आके बहुत सारा उपदेश देंगे और आखिर में कह देंगे अब तुम डिसाइड कर लो, हमने तो तुम्हें सब बता दिया, अब तुम चाहे माँ की सेवा कर लो या देश की सेवा कर लो। तो सार्त्रे ने कहा कि मैन डिफाइंस मैन, ह्यूमन वो दैट इज द एग्जिस्टेंशियल, जो हर आदमी जो फैसला करता है वो उसके थ्रू ये डिफाइन करता है कि व्हाट शुड ए मैन डू इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। So if he stays with his mom, he is saying, he is taking a stand that every man in such situation should stay with his mom, and that is his, through his choice he is defining humanity. तो ये उसका, he has exercised his free will, and what he is deciding that this is what a man should do. तो हम ये पाते हैं कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो मॉरलिटी सापेक्ष होगा, क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कि मैं इसलिए मैंने कहा पहले, क्षमा प्रार्थी हूं अगर मैं कोई ऐसी बात कहूं कि जो अनुचित लगे, कि अगर मान लिया तो स्क्रिप्ट चेंज होती और श्री कृष्ण जी को कहा है कि भाई आपको कौरवों की तरफ से पैरवी करनी, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आपको इस पक्ष की तरफ से नहीं उस पक्ष की तरफ से। तो वो कहते कि भाई ये जो है, अगर आपने धृतराष्ट्र को राज्य इसलिए नहीं दिया कि ये दृष्टिबाधित हैं, तो ये एंटी डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन है और इस तरह का कानून जो है, इस तरह की मर्यादा, इस तरह की नीति जो है वो उचित नहीं, या बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, ये उचित नहीं है। और ये जो हम कहते हैं कि प्रिमोजेनिटर, मेल प्रिमोजेनिटर का सिस्टम, कि तो कुछ ऐसी है जहां पर बड़ी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है कि वो बेटी को मिलना चाहिए, बड़ी बेटी को मिलता है, मेल प्रोजेनिटर सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस सिस्टम में, जिस लड़ाई में भगवान एक पक्ष के साथ खड़े हैं, वो एक सिस्टम के तहत है, और वो सिस्टम ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए सही है, वो उस काल का, उस समय का, उस देश का नीति है। आज की डेट में अगर मैं कहूं कि मैं मेल प्रोजेनिटर सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं अपने बेटियों को कुछ नहीं दूंगा, छोटे बेटे को कुछ नहीं दूंगा, मैं अपनी सारी संपत्ति बड़े बेटे को दूंगा, तो ये कानून के खिलाफ हो जाएगा, आज के कानून के खिलाफ। और मैं अगर किसी को अंधा होने पर राजकाज से वंचित कर देता हूं, तो ये भी इलीगल है। तो यही मैं मतलब अपना जो द्वंद्व था, मैं इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता था कि अंततः जो फैसला हम करते हैं, क्योंकि जो आपने एग्जाम देना है, जाना है कि नहीं जाना है, फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, वेडिंग कार्ड छपवाना है नहीं छपवाना है, तो कोई कहीं ना कहीं डिसीजन तो फाइनल आपका स्टैंप लगता है ना, उसकी प्रेरणा आपको कहीं से भी मिले, किसी की भी एडवाइस से आप करें, अंततः वो आप कहते हैं कि यहाँ ये मैंने ऐसा फैसला ये लिया है, मैं इससे शादी करूंगा, मैं ये जॉब करूंगा, मैं ये मीटिंग अटेंड करूंगा, ये मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा, कल यहाँ जाऊंगा, कल वहां, परसों वहां जाऊंगा, आज इस शादी में जाऊंगा, इस शादी में नहीं जाऊंगा। ये सारे निर्णय हमारे हैं,
ये सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, नीति विरुद्ध हो सकते हैं, नीति परक हो सकते हैं, और मैं कभी नीति कर सकता हूँ, कभी अनीति कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि बहुत नीति परायण वो भी हमेशा हर जगह दें। हो सकता है ऐसी व्यवस्था है कि आपद धर्म की व्यवस्था है कि आप ऐसी संकट में पड़ जाएं कि जो आपको नीति विरुद्ध काम करना पड़े, अपने जो कुछ भी आपने बचपन से सीखा, समझा, पढ़ा है, उसके विरुद्ध काम करना पड़े। मुझे याद है कि मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, वहां पर मांसाहार बिल्कुल मना। लेकिन जब छोटा बच्चा था मैं, वो बहुत मेरे ख्याल से वोपिंग कफ की वो थी, तो किसी ने एडवाइस किया कि बच्चे को आप अंडे की जर्दी। अब मेरी माँ को लगे कि मैं कैसे इस बच्चे को दे दूं, अरे तो ये उसके खिलाफ। अभी आशा जी बैठी हैं तो ये हमारे पड़ोसी थे, इनके परिवार, इनके घर जाके हम वहां पर इनकी माताजी जो है वो हमें दे देती। तो हमारी माताजी ने ये एक समझौता कर लिया कि भैया हम तुम्हें अपने घर में नहीं देंगे, तुम जाके श्रीवास्तव जी के यहाँ चले जाओ, वहां पर सब बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। तो ऐसे बहुत सारे समझौते आई एम श्योर के सभी लोग करते रहते हैं, और उसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि यहाँ ये जब अगर आप जंगल में फंस जाएं और तो आपको कुछ भी खाने को न मिले तो क्या करेंगे। बहुत बड़ा एक क्रिमिनल लॉ में एक बहुत बड़ा केस है, जब सेक्शन 302 मर्डर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक केस लॉ आता है कि एक आइलैंड पर कुछ लोग फंस गए और फिर ऐसी स्थिति आ गई, खाने पीने के कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने अपने मृत जो साथी थे उनका ही मांस खा लिया। तो उन्होंने सही किया कि गलत किया, उन्होंने मर्डर किया या गलत, मतलब सही था गलत। अब हम यहाँ पर बैठकर उसकी नीति अनीति पर कुछ भी विचार करें, लेकिन जिसकी जान पर बनी है उसने वहां पर क्या डिसाइड किया, ये उसका निर्णय। सार्त्र कहेगा कि दिस इज हाउ ही डिसाइड्स व्हाट ए मैन शुड डू, यही उसका कर्म है। अगर उसको भी भगवान की आकर समझाते, वो पूछता कि भगवान मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, मेरा मन तो नहीं करता, मेरी नीति, मेरी शिक्षा इस बात की मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं अपने मृत साथी को खा लूं, तो मैं प्रभु में कैसे। तो हो सकता है भगवान आके समय कि नहीं, इस समय यही तुम्हारा कर्म है, क्योंकि अगर तुम्हारी जान बचेगी, रहोगे, तो आगे कुछ अच्छे कर्म करोगे, अपने कुछ देश की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, कुल परिवार की सेवा करोगे, कुछ अच्छे कर्म करो, तो तुम खा लो, लेकिन इस भाव से खा लो और इस शर्त पर खा लो कि इस जान बचाने के एवज में हम आगे अपनी शेष जिंदगी अच्छे कामों में लगाएंगे, पुण्य कर्म में लगाएंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे ना। तो यही मैं समझता हूँ कि मेरे कुछ उद्गार विचार थे। कितना आप इससे सहमत हैं, कितना इससे आपको हुआ, इस पर आगे चर्चा करने के लिए। चलिए, बहुत सुंदर। वास्तव में एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम लौकिक जगत में करते हैं वो सापेक्ष होती हैं, और हम करने के बाद उसको तरह तरह से जस्टिफाई करते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्य व्यवस्थितो, कि कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। अब उस पर भी जब हम जाते हैं तो अनेक शास्त्रों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, किस शास्त्र को प्रमाण माने। तो चलिए, बहुत सुंदर डॉक्टर पांडे जी कि आपने इस विषय पर चर्चा की और बड़े अच्छे भाव दिए। कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।
A.K. मिश्रा जी। हाथ उठा रखा है A.K. मिश्रा जी। डॉक्टर पांडे साहब आपको प्रणाम, नमस्कार। ये कहना चाह रहा हूँ कि आप, हेलो जी हाँ, सुन पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर जी। साहब? पांडे जी नमस्कार। आपने तो ये श्रुतयोपि भिन्ना स्मृतियोपि भिन्ना नैको मुंदरीयस्य मतिर्न भिन्ना के सिद्धांत पर हम लोगों को लाके खड़ा कर दिया। अब हम क्या करें बताइए? आप तो करें स्वतंत्र हैं, आप परतंत्र हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, आप लोगों ने हम लोगों को और उलझा दिया, समस्या सुलझी नहीं, क्या करें? मैंने कहा कि जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं उनको इस कष्ट का सामना करना पड़ता है जी। और जो भक्ति भाव से स्वीकार कर लेते हैं वगैरह, वो सबसे सरल भाव है, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। तो मेरी दिक्कत यही है कि मैं इन्हीं प्रश्नों में उलझा हूं, इसलिए अभी तक आपको जिज्ञासु कह रहा हूं, वरना मैं कहता मैं विद्वान हूं, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, और उसी अथॉरिटी से कहता यही श्रेयस्कर है, यही उचित है, यही करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह पाता। ठीक सर, हम तो कर्म पर विश्वास रखते हैं, लेकिन आपने दो चीज प्रतिपादित किया, उसी पर ध्यान दिया सर। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर साहब डॉक्टर टंडन। नमस्कार आदरणीय सुभाष जी। मेरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से मनुष्य को स्वतंत्रता है कर्म करने की या नहीं है? क्योंकि तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा है, कार्यते ही अवशः कर्म सर्वा प्रकृति जैर गुण, यानी पूरी सृष्टि मेरे वश में है प्रकृति के। और यही बात फिर 18वें अध्याय के 59-60 श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, यदि अहंकारम आश्रित न योस इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते पुत्रिं त्वाम नियोष्यति। यदि तू अहंकार का शास्त्र आश्रय लेके कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, तो तेरा छात्र स्वभाव तुझको लगा ही देगा। और आगे 60वें श्लोक में भी यही कह रहे, स्वभाव जैन कौन्ते निबद्धा स्वयं कर्मणा, यानी तू अपने स्वभाव पूर्व स्वभाव के कर्मों से बना परवश होकर कर्म करेगा। वही वाली बात जो तीसरे अध्याय के 5वें है, यानी जीव जब शरीर लेकर के संसार में आता है तो वो प्रकृति के वश में ही है, प्रकृति ही भगवान की माया शक्ति है, भगवान ही वश में कराते हैं, जिसको कि भगवान ने कहा कि मैंने, जैसे 11वें अध्याय के 33-34वें श्लोक में, मैंने इन लोगों को कर्ण जयद्रथ वगैरह को मार दिया है, तू सिर्फ दिखाने के लिए मारने वाला काम कर, निमित्त मार। तो वी आर लाइक ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। हाँ, यही मैं भी कह रहा था कि जहां 1863 है, उसके साथ साथ 18 और श्लोक हैं अंदर, जहां पर फ्री विल की जगह डिटर्मिनिज्म की बात आई है कि मैं सब कुछ तो मेरा किया है, मेरा इट इज ऑलरेडी, गेम इज ऑलरेडी प्री सेट, यू आर ओनली ए पपेट, गेम तो मैं खेल रहा हूं, यू आर ए पपेट। तो वो ये 18 जगह ऐसे मैंने नोट किए हैं श्लोक जहां पर ये बात आई। तो ये एक विरोधाभास सा दिखता है कि 18 बार वैसा कहने के बाद कि मैं करता हूं, तुम तो माध्यम हो, आखिर में एक चतुर खिलाड़ी की तरह की, जैसे कि उनको पेपअप करने के लिए मैंने सब बता दिया, अब तुम्हें डिसाइड करना है, ताकि ऐसा तुम्हें भ्रम हो जाए, है ना, लेकिन करने वाले हमने बहुत ही एक्सपर्टली आपको मैनिपुलेट कर दिया। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड टू फाइट। हाँ, वो है ना, ईश्वर सर भूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्व भूतानि यंत्राणि मायया। तो वहां भी उसी तरह का भाव दिया। हाँ वृंदा जी। प्रणाम सबको। मैं ये पूछना चाह रही थी, जब हम गलत करते हैं तब तो कहते हैं कि हमने किया है, लेकिन जब कुछ अच्छा करते हैं वो कहते हैं तो वो ईश्वर, तुम्हारा कुछ तुमने नहीं किया, ये ईश्वर का क्या कर रहे हो। तो ये मुझे समझ में कभी आया नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा हम अच्छा बुरा जो भी करते हैं, हम ये कि जब हमारे साथ कुछ आउटकम, कुछ अच्छा बुरा होता है, तो हम कहते थे कि अगर अच्छा हुआ तो हमें अपने पुण्य कर्मों का फल मिला, अच्छा बुरा,
और अगर बुरा हुआ तो दिल को समझाने के लिए कि भाई हो सकता है कि ईश्वर की यही इच्छा रही हो। नहीं, कर्म भी जो Either way, अगर हम ये जो कुछ भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ये एक्स पोस्ट जस्टिफिकेशन हो चुका है, अब हम ये कयास लगा रहे हैं कि ये क्यों हुआ होगा। नहीं, जो हम कर्म करते हैं ना, कुकर्म करेंगे तो फिर वो हमें मानना पड़ेगा कि ये हमने किया है, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो फिर उसका श्रेय तो हम भगवान को देते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। उल्टा मैडम ठीक करते हैं। अच्छा किया तो मैंने किया, अगर बुरा हो गया तो भगवत इच्छा। नहीं, अक्सर तो यही सुनने को मिलेगा ना कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे जैसा मैंने किया उसके अनुरूप मुझे परिणाम नहीं मिला। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छा होना चाहिए था, असंतुष्ट नहीं है अपने कर्म को। एसएस नाम से कोई सज्जन जुड़े हुए हैं, उनका हाथ उठा हुआ है। कृपया अपना वीडियो भी ऑन करना। हाँ, कुछ प्रश्न है आपका? जी, प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में बात करनी है, और वो ये है कि जो अभी आपने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि अगर हम अनइमोशनल होके भी इस चीज को देखें तो साइंस जो है वो ये प्रूव कर चुकी है, और खुल के तो नहीं कहती है, लेकिन अनइगोइस्टिक साइंस जो बिना इमोशन के जो साइंटिफिक लॉस को रीड करती है, एनालाइज करती है, वो ये कहती है कि हर चीज जो है वो कॉज एंड इफेक्ट से चलती है। तो हर चीज एक एक्शन रिएक्शन और कॉज एंड इफेक्ट का जो चेन रिएक्शन है, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि सब चीजें पहले से ही फिक्स हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आज की साइंस है वो फिजिकल लॉस के भी ऊपर क्रॉस करके क्वांटम वर्ल्ड में जंप कर चुकी है, जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है, वही एनर्जी है। तो वो साइंस यहाँ तक पहुंच चुकी है कि बेसिकली रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब चाहे साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें या फिर मटेरियल लेवल पे। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारा जो इंफॉर्मेशन है, अभी तक का करंट नॉलेज है, जो पास्ट इंप्रेशन और एक्सपीरियंस है, वो डिसाइड कर दें कि हमारी वर्चुअल रियलिटी क्या है और दूसरे की वर्चुअल रियलिटी दूसरी है। तो हम जैसा देखना चाहते हैं अपने मन से उसको वैसा ही देखते हैं, वो वैसी चीज मैनिफेस्ट होकर हमको दिखती है वैसे। एक्चुअली रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर हम मटेरियल साइंस में देखें, साइकोलॉजिकल का के अलावा सेकंड स्टेप देखें, तो मटेरियल साइंस में वो ये कहता है कि वास्तव में वो चीज हर जगह है। तुम सर्टेनिटी से तो नहीं बता सकते कि वो कहाँ है, लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉन्शियस या अनकॉन्शियस या इंस्ट्रूमेंट बेस्ड डिसाइड करती है कि तुमको सर्टेनिटी से वो कहाँ दिख रही है जब तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अदरवाइज वो हर जगह, जैसे कि हिजनबर्ग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन गन से फायर किया, लेकिन जब ऑब्जर्वर नहीं था तो वो पार्टिकल के फॉर्म में बम्बार्डमेंट हुआ स्क्रीन में इलेक्ट्रॉन, और जब ऑब्जर्व किया गया तो वो वेव के फॉर्म में दिखा पीछे से सेम इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, अब समय हो गया है। हाँ, प्रत्योष त्यागी जी एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। प्रत्योष त्यागी जी, आपका कुछ प्रश्न है? धन्यवाद। हम कर्मों में स्वतंत्र हैं या कर्म फल और प्रारब्ध के पराधीन है? इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बार दिया था, उसे मैं दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा क्या आप ब्रिज खेलते हैं? तो जिसने पूछा था उसने जवाब दिया कि जी हाँ खेलता हूँ। कि आपको जो पत्ते मिलते हैं वो प्रारब्ध है, आप कैसे खेलते हैं वो कर्म है, और परिणाम भिन्न आते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, अब समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष पांडे जी, आपने बड़ी अच्छी चर्चा और बड़ी रोचक चर्चा हुई इस विषय पर। लेकिन इस विषय का कोई क्लियर कट कोई अगर रिप्लाई चाहे तो आसानी से नहीं मिलेगा, अपने अंदर जाके ही अपने लिए इस प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा। चलिए, हाँ, तो कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाते हैं। मैं बीएन पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करता हूँ। बीएन पांडे सर, नमो नमः। और आज के ज्ञान संगम कार्यक्रम में हमें दो अद्वितीय विषयों पर चर्चा करने के लिए
ये जो हमने चर्चा किया, जो भी बात किया है, एक मिनट सर, जरा थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम में अपना बंद कर दीजिए, ये थोड़ा इसको इसमें आ रहा है, एक 1 मिनट सर, मैं इसको बंद कर दूँ। हाँ, तो नहीं, आवाज आ रही है जी। हाँ, आवाज आ रही है सर? हाँ, इसमें हमको जो दो विषय, इसमें हमने, जिसमें हमारे पास जो 2 विद्वान को हमने आमंत्रित जो आए हैं, उनको बहुत अच्छे से सुना है। सर्वप्रथम अपने कोर कमेटी के टीम के द्वारा ये डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे साहब को हार्दिक हम धन्यवाद देते हैं। आपने कर्म करने में मनुष्य कितना स्वतंत्र है, फ्री विल पर आपने अपने विचार को व्यक्त किया है। डॉक्टर साहब, आपकी चर्चा ने हमें कर्म और स्वतंत्रता के बीच के संबंधों को समझने में काफी मदद किया है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आज समय सीमा के कारण आपने कुछ और भी विशेष बातें करना चाहते थे, लेकिन वो आपकी बात रह गई है। मेरी, आप अपने ज्ञान संगम कोर कमेटी के सभी सीनियर मेंबर्स, विशेष रूप से स्थापक आदरणीय एस.एन. गुप्ता सर से विशेष अनुरोध है कि एक बार पुनः आप दोनों वक्ताओं को, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी जो बताया गया है वो साहब भी खुल के नहीं बता पाए, समय सीमा जो ऐसे, और ये इतना इम्पोर्टेंट, फ्री विल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट था, आप भी नहीं बोल पाए खुल के। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम सभी गीता साधकों के भीतर जो प्यास अधूरी रह गई है उसे तृप्त करना है। कृपया एक बार पुनः आप दोनों को आमंत्रित करने की कृपा करें हमारे गुप्ता सर। इसके बाद हमारे दूसरे एक्सपर्ट आमंत्रित वक्ता विद्वान श्री राजेश गुप्ता साहब का विशेष मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने राइट क्राइम अगेंस्ट सिटीजन एंड सिक्योरिटी पर इतने अमूल विचारों साझा किया है। सर, आप द्वारा दिए गए विभिन्न जानकारी एवं प्रिकॉशंस ने हमें इस बढ़ते हुए तमाम साइबर क्राइम के साथ सीनियर सिटीजन जो आप जानकारी के उपाय होता है वो बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद, हमको जागरूक किया है। आज के इस एडवांस मोबाइल युग में गांव के साधारण से लेके शहर के उच्च वर्ग के लोग तक पैसे आजकल सारा लेन देन इसी मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। क्रिमिनल जितने भी लोग घर बैठे आसान तरीका ढूंढ लिए हैं। इस साइबर क्रिमिनल का विशेष निशाना बनाने से बचने के लिए आप द्वारा क्या सुझाव और टिप्स हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण लगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन बातों को ध्यान में रख के हम सभी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत इस हर महीने को होने वाले के संस्थापक एवं आज के परिचर्चा के संचालक भी आदरणीय एस.एन. गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद एवं पिछले 60 वर्षों से इस ज्ञान संगम फल फूल रहा है। साथ में आप दोनों आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को देने वाले सबसे मेंबर श्रीमान एस.पी. सक्सेना साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आगे की तरह अपने मधुस्वर के सरसी बनों को कुछ लिंक की प्रॉब्लम है, चलिए सभी को जी। ज्ञान संगम का कोर कमेटी के ग्रुप के मेंबर आदरणीय डॉक्टर सी टंडन सर, डॉक्टर ज्ञानेश्वर से गुप्ता सर, श्री जी, कुछ हमारे जो दो सबसे वरिष्ठ मेंबर्स हैं वो इत्तेफाक से अपने कुछ पारिवारिक कारण से व्यस्त हैं, श्री सहदेव सिंह और वी गुप्ता साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। लास्ट में हमारे अब एक चीज और जरूर कहूँगा, इस महत्वपूर्ण परिचर्या में जो शुभ अवसर पर उपस्थित चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और धन्यवाद देने वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और अगले महीने के चौथे शनिवार को नए विषयों पर चर्चा करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे